अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। हमारे हाल बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों आपके सामने मौजूद हैं जी। मुझे कहते हैं सुहा अफजल विद गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब, और हमारा तीसरा साथी भी मौजूद है हरमीत सिंह। उसका जिक्र करना हम कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा। लेकिन आज तो बिल्कुल जब आप देखेंगे तो हम उसको मजाक में कह रहे थे, आज आप मुख्यमंत्री लग रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है हरमीत साहब इस्लामाबाद से। कैसे हैं हरमीत आप? गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे हमेशा आप लोग मेरी तारीफ करते रहे, लेकिन आज हकीकत मैं बताता चलूं कि भैया आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। और वैसे सुहा ने जो बालों का कलर किया है बड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा है, बड़े मजे का लग रहा है। और भैया वेस्टर्न ड्रेस तो बड़े मजे की है भैया, आप अच्छी लग रही है। हम दोनों तो यही बहुत अच्छे ना, हम तो बहुत ही अच्छे हैं हमेशा से। लेकिन चलिए, और रोहित साहब तो हमेशा क्यूट ही होते हैं। मैं तो उनके बारे में ही कहता हूँ अक्सर। हम जब होते थे ना, जब मैं उतरी था लाहौर में, तो मुनीज़े मोइन हमारे साथ हुआ करती थी। तो अभी बात करते हैं कि रोहित साहब को ना मेकअप की जरूरत है, वैसे इतने प्यारे से यहाँ आ जाते हैं तो मजे ही आ जाता है। तो उनकी तारीफ करना जरूरत नहीं है, लेकिन आप बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं फूल जाऊंगा, और हमारे बहुत इसकी भी कम तारीफें भी फूल जाएगी, हम दोनों फूल बड़ी जाएंगे। मुश्किल से कम किया है और हम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हमारी साइड से, और ऐसे ही हंसते खेलते अपनी दिन का आगाज करें, क्योंकि यही जिंदगी है और इसको हमने हंसते मुस्कुराते ही गुजार देना है। लेकिन सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें हंसता मुस्कुराता नहीं रहने देख सकते, जल जल के भुन जाते हैं, जल भुन जाते हैं, जिसकी मिसाल एक जे शाह की है। जे शाह की बात कर रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर है और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी भी है। उसने कल जो एक जल के एक आपको के मैसेज दिया है कि जनाब इंडिया की क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। तो तमाम पाकिस्तानियों के दिल में मतलब एक रंज पैदा हुआ है, और हमारे बोर्ड को भी फिर कहना पड़ा कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आएगी तो पाकिस्तान दो काम कर सकता है। एक तो ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से ही अलग हो जाए, और उसकी वजह यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये पता होना चाहिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस तरह की चीज़ चाहिए ही नहीं तो बेहतर है उससे अलग हो जाए। और दूसरी बात यह है कि एक आदमी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, लेकिन बगैर कंसेंट लिए पाकिस्तान की, वो खुद किस तरह से फैसला कर सकता है कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे होगा जी टूर्नामेंट जो है। उसने पाकिस्तान से पूछा ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। बहरहाल अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं क्रिकेट के बारे में। मैं तो इनको कहता हूँ कि पूरा एक डेटा बैंक है ये। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बतों का, और आपने जिस तरह इंट्रोडक्शन करवाया बहुत नवाजिश। बड़ी मेहरबानी। ये फरमाइए, ये जे शाह का जो बयान है, पहले तो ज़रा इसी की बात कर लें, फिर आपका फ़ायदा उठा के कुछ इस वक्त जो वर्ल्ड कप चल रहा है उस बारे में भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वगैरह के हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन ये जे शाह का बयान जो है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड क्रिकेट पे जिस तरह अपनी दादागिरी दिखा रहा है, आज नहीं साल से इंडिया के, चूंकि आईसीसी के ज्यादातर स्पॉन्सर्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो लिहाजा इंडिया ये समझता है कि वर्ल्ड क्रिकेट को हम ही लोग चला रहे हैं। बल्कि बाज़ दफा हम लोग अज़राए मजाक कहते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो जय शाह, जिस तरह आपको पता है कि जो वजीर दाखिला हैं भारत के अमित शाह, उनके बेटे हैं, तो उनके इस पूरी जो कल का एपिसोड हुआ उसमें लग रहा है कि बीजेपी का अक्स नजर आ रहा है। और खैर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान जाकर खेले। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो एक अपडेट आई वो यही आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बाज़ाब्ता एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। और रमीज राजा ने, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड की टीम पिंडी में अचानक टूर को छोड़कर वापस चली गई थी, तो उस वक्त काफी सीरियस किस्म का स्टांस लिया था। दुनिया के जो बड़े क्रिकेटर्स थे, जो बड़े तजजियाकार थे, उन सबको ऑन बोर्ड लेकर फाइनली आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इंग्लैंड की टीम आधा टूर करके चली गई है, फिर वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैच खेलने आएगी। अब न्यूजीलैंड की टीमें भी आना है, तो उम्मीद ये कि
अब रमीज राजा ने जिस तरह चंद घंटों में एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखकर हंगामी इजलास बुलाने के लिए भी कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और फॉरेन ऑफिस से लेंगे और पाकिस्तान का जो एक सीरियस किस्म का स्टांस है वो सामने रखेंगे। लेकिन बहरहाल क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है जिस तरह इंडियन अपनी पॉलिसीज को डिक्टेट करवा रहा है क्रिकेट में। बट साहब ये फरमाई जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, शायकीन का भी ये कहना है कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आती एशिया कप खेलने के लिए तो फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जो प्रेशर है इंडिया का वो तो ये होगा कि पाकिस्तान के बगैर ही फिर मैच करवा, टूर्नामेंट करवा दें वो। रोहन साहब देखें, वैसे तो टीवी पर हेडलाइंस के लिए और मैं और आप जब बात कर रहे हैं ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम थोड़े इन डेप्थ में इसके जाएंगे और ग्राउंड रियलिटीज को देखेंगे तो आईसीसी अच्छा खासा साल में अपने टूर्नामेंट्स की जो इनकम है उसका शेयर बेस्ट प्लेइंग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें पाकिस्तान भी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अपनी भी उसके अर्निंग के जराए हैं, जिस तरह वो पीएसएल करवा रहा है या दूसरे इवेंट्स करवाकर वहां से भी इनकम उसको होती है, लेकिन जो बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो वो तो आईसीसी से मिलने वाली सालाना ग्रांट है। तो अगर हम बॉयकॉट कर देते हैं तो देखें ये खुददार कौम के लिए एक अच्छी चीज है अगर हम ऐसा कर लें और हम इंडिया ना जाएं। जाहिर है पाकिस्तान के बगैर आप देखें वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। जाहिर है अभी इतवार को देखें पाकिस्तान इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इसलिए करवाया जा रहा है कि आमदनी सबसे ज्यादा पाकिस्तान इंडिया मैच से क्राउड से नहीं, तमाशाइयों की जो टिकट सेल है उससे जो आमदनी होती है, लेकिन अरबों लोग जो टेलीविजन पर इस मैच को ब्रॉडकास्ट के जरिए देखते हैं, असल सोर्स ऑफ इनकम आईसीसी का वो है। तो पाकिस्तान नहीं जाता तो आईसीसी को भी नुकसान होगा, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या पीसीबी इस नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना होमवर्क कर ले और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एडवाइस दे दे कि ठीक है आपने वर्ल्ड कप में नहीं खेलने जाना, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा फैसला कोई नहीं हो सकता। फिर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, पाकिस्तान भारत मैच की जो 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है रऊफ साहब, हाँ। वो तो पाकिस्तान इंडिया मैचेस से ही होता है। तो अगर पाकिस्तान वहां भी नहीं जाता तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो भी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन मसला है कि इसमें हमें होश से थोड़ा सा काम लेना होगा। जज्बाती बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो काफी सीरियस किस्म के होते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, हमने कल ट्वीट्स पे भी देखे हिंदुस्तान के लोगों के जो इस हवाले से, इस बयान के हवाले से अगर हमने देखे तो काफ़ी मुखालिफ थे। उनका कहना ये था कि खेल है, खेल होना चाहिए, दोनों की तरफ जो है अमन का ये क्रिकेट के ज़रिए ये चीज़ अगर आ सकती है तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन बीजेपी की जानिब से स्पोर्ट्स में भी मदाखलत करना, फिर सियासत उसमें घुसेड़ देना, तो आपको नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा सर? हरमीत साहब बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, इसी तरह है। देखिए मेरा तो कई दफा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ है। अभी जब मैं एशिया कप पे दुबई और शारजा में था, वहां भी हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त थे वो आए हुए थे। देखिए हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो कहीं हमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान और इंडिया एक अलग अलग मुल्क हैं। वही हमारा कल्चर है, वही हमारी जो मेजबानी के जज्बात जिस तरह हम लोग करते हैं उसी तरह इंडियन मेजबानी करते हैं। हम जब इंडिया जाते हैं तो जितने हमारे इंडियन दोस्त हैं वो हमें बहुत हमारी आओ भगत करते हैं। लेकिन फिर जब ये सियासी सूरत हाल सामने आती है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है उसने जो एक सिनेरियो क्रिएट किया है, तो नफरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा अब नजर आती हैं। तो मेरे ख्याल में माजी में अगर आप देखें, रऊफ साहब बेहतर इसका तज्जिया करेंगे कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में 87 में ज़ियाउल हक साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और आर्मी चीफ थे, वो जयपुर गए और क्रिकेट डिप्लोमेसी को उसका नाम दिया गया। फिर 2004 में परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, इंडियन टीम पाकिस्तान आई। फिर 2005 में पाकिस्तान टीम इंडिया गई। परवेज मुशर्रफ साहब मुझे याद है फिरोज शाह कोटला में जब गए तो उनके साथ
मनमोहन सिंह साहब भी उस मैच को देखने के लिए आए थे और पाकिस्तान ने वहां मैच जीत लिया। तो पास्ट में तो कहते थे कि क्रिकेट जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज का काम करती रही है, और इंटरेस्टिंग चीज है कि बीजेपी के दौर में ही क्रिकेट जो है दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार बहाल हुई है। लेकिन अब इस वक्त जो हमें हालात नजर आ रहे हैं ये कोई अच्छे हालात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच और विचार के बाद एक वो स्टांस लेना चाहिए जो पाकिस्तानी कौम की खुददारी को भी आंच ना पहुंचाए और पाकिस्तान क्रिकेट को भी उससे नुकसान ना हो। लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं तो हमें सबक सिखाना है कि इंडिया हर बार अपनी जो टर्म एंड कंडीशन है वो तो डिक्टेट नहीं करवाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल से अब तक जितना स्टांस लिया है मैं तो उसके फेवर में हूँ कि अगर पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग हो जाता है या वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाता तो बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, ये क्रिकेट बोर्ड को देखना है। अच्छा भट्टी साहब, मैं जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है वहाँ पे मैं भी मौजूद था, मैं गया हुआ था पाकिस्तान से, मुझे उम्मीद है आप भी होंगे वहाँ पे मैच देखने के लिए। तो आपको अगर याद हो वहाँ पे उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद इंडियन शायकीन की जो थी वो ख़ास तौर पे इंज़मामुल हक़ के ख़िलाफ़ नारे लगा रही थी और उसको बहुत ज़्यादा उसकी नहीं कि हालांकि इंज़माम बहुत अच्छा खेले थे, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक। तो लेकिन ये है कि इंडियन जो अंदर लावा पकड़ा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो उस वक्त भी मौजूद था। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। लेकिन बाद में जो इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसने सारे का सारा निज़ाम ही तब्दील करके रख दिया, लोगों का माइंडसेट ही तब्दील करके रख दिया। ये बड़ा नुकसानदेह हुआ है। मतलब उस वक्त लोगों की शायकीन की तादाद थी ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी तादाद में थी, लेकिन फिर भी मैच हुआ, मैच को बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। लोग जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें, जो जर्नलिस्ट थे। तो मतलब उस हद तक जो है मामला इतना ज़रा बिगड़ा नहीं हुआ था। बिल्कुल रोक साहब, आपने बड़ी पुरानी यादों को ताज़ा किया। मैं भी उस मैच में मौजूद था। असल में वो जो इंज़मामुल हक़ के खिलाफ नारेबाजी की आप बात कर रहे हैं उसकी वजह ये थी कि एक तो इंज़मामुल हक़ पाकिस्तान के कप्तान थे। मैं तो उस पूरे टूर पे मौजूद था। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मोहाली में ड्रॉ किया था, उसके बाद पाकिस्तान कलकत्ता का टेस्ट हार गया, फिर पाकिस्तान ने बेंगलोर का टेस्ट मैच जीता और 1-1 से टेस्ट सीरीज बराबर हुई। जब वनडे सीरीज शुरू हुई तो पाकिस्तान को विशाखापट्टनम में और कोची में जो पहले 2 वनडे इंटरनेशनल हुए वो दोनों पाकिस्तान की टीम हार गई। यहाँ से पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और ये जो आखिरी मैच था फिरोज शाह कोटला, आपको याद होगा, गालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा था 150 या 155 रन पर इंडियन टीम आउट हुई और पाकिस्तान ने बासानी वो मैच जीता और 4-2 से सीरीज जीती। तो पाकिस्तान के कप्तान होने की हैसियत से वो इंज़मामुल हक़ को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इंज़माम जो थे वो काफी एग्रेसिव थे उस टूर पे। बल्कि इंज़माम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टूर के स्टार्ट में कह दिया था कि भाई आपने अपने होटल के कमरों में इंडियन न्यूज चैनल नहीं देखने, वरना आपकी क्रिकेट से अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट को अगर सियासत से दोनों मुल्क अलग रख ले, पाकिस्तान तो कई बार इंडिया को दोस्ती की पेशकश करता रहा। बल्कि मैं आपको एक और थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है, 2008 का वाकया बताऊं। जब आखिरी बार इंडियन टीम कराची आई एशिया कप खेलने के लिए, तो हमारे कुछ इंडियन दोस्त थे, उनको मैं रात को तकरीबन 1:30-2 बजे सीव्यू कराची में लेकर गया। हम खुद भी लेट नाइट कराची में कम ट्रेवल करते हैं कि कहीं लूट मार ना हो जाए। तो गालिबन जून का महीना था, स्कूलों की छुट्टियां थी। जब उन्होंने सीवी पे रात को 2 बजे देखा कि फैमिलीज जो है वो समुद्र के किनारे बैठी हुई है पिकनिक के अंदाज में, उन्होंने कहा हमने तो कराची के बारे में एक अजीबोगरीब कहानियां सुनी हुई थी, यहाँ तो आधी रात है और यहाँ पर दिन का समय है, तो हमें लग रहा है कि हम जिस तरह मुंबई में मैरीन ड्राइव पर बैठे हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो क्रिकेट की वजह से जुड़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सियासत ने इतना ज्यादा आलूदा कर दिया, खासतौर पर ये बीजेपी की जो करंट हुकूमत है, कि मेरे ख्याल में अब देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड में गंगोली को हटाकर देखिए, कल इंडिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली क्रिकेट में भी हुई। जो सौरव गंगोली जिनका कलकत्ता से ताल्लुक था, उनको हटाकर
अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कल सदर बनाया गया रॉजर विली को, वो भी क्रिकेटर हैं लेकिन उनका बेंगलोर से ताल्लुक है, कर्नाटक से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आई होप कि कोई इसका बेहतर सोल्यूशन निकले। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब को फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उससे भी मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर एक रहनुमाई को ले कि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान को एडवाइस क्या करता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक क्लियर कट गाइडलाइन दे देता है तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और जो एक खुददार कौम का स्थान से उसको लेके आगे जाना चाहिए। और सर एक बात बिल्कुल ठीक थी, कम से कम खेलों के मैदान को सियासत से दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। हम चलते हैं रनडाउन रेगुलर की तरफ। टॉपिक इतना का था कि हमें भी गुस्सा आया हुआ था, तो हमने रनडाउन का बाद में शेयर करेंगे, पहले इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द रनडाउन। तो आज हमारे पास टॉप स्टोरीज में क्या क्या है, टॉप ऑफ द लिस्ट आपसे शेयर करते हैं कि कराची में आप जानते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि नज़रियात की बुनियाद पर और किस तरह से ये फैसला लिया गया है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा आज कल भी हमने आपको ट्रेलर दिखाया था, आज भी हम आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे और किस मूवी का होगा ये हम थोड़ा सा सस्पेंस रख लेते हैं। अच्छा जी सर, इसके अलावा बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है। जब ये खबर आई तो मैंने भी इसके बारे में सोचा कि हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। हम इसको नए सिरे से शुरू तो नहीं कर सकते। यहाँ कोई बच्चा घरेलू मुशक्क़त नहीं करता, ये एक बोर्ड है, कहाँ पर हर घर के बाहर ये बोर्ड लगा है, किसने इसका इनिशिएट लिया और इसको करने का मकसद क्या है, चाइल्ड लेबर को डिनाई करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। इस स्टोरी को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। इसके अलावा एक छोटी सी प्यारी सी लड़की बच्ची उससे मुलाकात कराएंगे आपकी। अल्लाह के 99 नामों को शायरी में सर इस्तेमाल करने वाली ये बच्ची, 99 हमदे लिखी उसने, 99 एक नाम पे एक हमद लिखी और उसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं। तो वो हम रिकग्नाइज करेंगे और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसको हम आपसे मुलाकात भी कराएंगे। इसके अलावा सर सर्दियाँ आ गई हैं, मेरा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, टिप्स तो मैं भी दे सकती हूँ लेकिन फिर भी हम मेकअप आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट बुलाएंगे अपने शो में आज के लास्ट सेगमेंट में और आपको बताएंगे सर्दियों में कैसा मेकअप करना चाहिए और नो मेकअप के लिए कितना मेकअप करना चाहिए। अच्छा चले जी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हम बताएंगे अपनी टॉप स्टोरीज तो हमने आपको बता दी, अब डेली डोज की तरफ चलते हैं सर। डेली डोज की पहली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किए होंगे, बाय एयर आप जब जाते हैं तो मिनिमम जो आप ट्रैवल करते हैं हरमीत वो आधा घंटे या घंटे का होता है या 1.5 घंटे का तो मैक्सिमम होता है अगर इस्लामाबाद कराची लाहौर से बात करें। लेकिन ये 2 जजीरे हैं और सर ये स्कॉटलैंड के गालिबन 2 जजीरे हैं और इनका एयर टाइम जो है मतलब अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो सर सफ़र सिर्फ और सिर्फ अगर हवा का प्रेशर ना हो और हालात ठीक हो, मौसम ठीक हो तो 45 सेकंड और अगर प्रेशर हो तो 2 मिनट। 2 मिनट ये मेरी समझ में नहीं आता, मतलब ये कि लोग क्यों जाते होंगे। हाँ लोग क्यों जाते होंगे, ये भी बड़ी दिलचस्प सी कहानी होती है कि आपको जिस वक्त जहाज़ टेक ऑफ करता है उस वक्त भी उसको 15 मिनट लग जाते हैं और फिर टच डाउन में भी उसको 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये कितनी देर, मतलब 2 मिनट के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं और फिर जहाज़ में पहले आपको जाने के लिए कोई एयरपोर्ट पे पहुंचना, वहाँ पे एयरपोर्ट से उतर के फिर दूसरी तरफ आपको अपने काम पे जाना, लेकिन पता नहीं क्या मतलब इसकी वो दिलचस्प क्या मिथ है, क्या दिलचस्पी है लोगों की कि सब बीच में समंदर है, शायद वो इसी वजह से वो चाहते होंगे कि भाई चलो उड़ के ही ठीक है, आपका बोट में बैठना या वैसे किसी इसमें जाके जाना उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इतना टाइम तो आपको बैठने में भी लग जाता है, फिर आप जब बेल्ट बांधते हैं तो 1-2 मिनट तो उसमें भी लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल बीच में समंदर है, समंदर को क्रॉस करना है तो उसके लिए एरोप्लेन की ज़रूरत है और ये 47 सेकेंड्स वाकई बहुत शॉर्ट। अच्छा 2 मिनट भी चलिए हम लगाते हैं, 47 सेकंड ना भी लगाए, 2 मिनट भी लगाए तो सर ये सर्विस देखिए ना, स्कॉटलैंड की फ़िज़ाई कंपनी ने 1967 में ये सर्विस शुरू की थी। हाँ और रोज़ की 2-3 परवाज़ें चलाते हैं। मैं तो हरमीत जिस वक्त इस्लामाबाद जाना होता है तो जब बाहर मुझे कोई कहता है ना बाहर चले जाओ तो मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई 15-20 मिनट का सफ़र है बाहर, ज़्यादातर टाइम जो है वो एयरपोर्ट पहुँचना, उसके बाद जहाज़ का टेक ऑफ करना, फिर वहाँ पे टच डाउन करना, नीचे उतरना, रनवे पे जाना, वो तकरीबन उतना ही टाइम लग जाता है जितना बाय रोड में जाता हूँ। सर इससे अच्छा बंदा मोटरवे से चला जाए, 4 घंटे में वैसे पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद से। आप तो हमीद बात है, आपको पता है एयरपोर्ट कितना दूर है।
तो हम और नॉर्मली प्रेफर नहीं करते, लेकिन ऑल दो ये जो जजीरे हैं दो, ऑब्वियसली कोई ज़मीनी रास्ता नहीं होगा, इसलिए दिन में 2 से 3 परवाज़ें चलती हैं। स्टूडेंट्स और काम करने वाले लोग जो हैं, बिजनेसमैन और सब बच्चे भी बड़े भी, उनका एक ही मीन है वहाँ पर ट्रैवल करने का, और वो है ये जहाज़ जिसमें बैठकर वो 2 मिनट में मैक्सिमम और पहुंच जाते हैं दूसरे जजीरे पे। वैसे जजीरा बहुत प्यारा है, वैसे हमने दिखाया भी। जजीरा प्यारा होगा ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी पुरानी है सर, इतनी पुरानी है 15 करोड़ साल। मैं तो बोलते वक्त सोच रही थी कि मैं किस दौर की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, पेरिस में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर की बाकियात नीलाम कर दी गई है सर। नीलाम कर दी गई है कि नीलामी के लिए पेश की गई है? सर पेश की गई, खरीद भी लिए लोगों ने, मतलब सारे कदीमा है, लोग कैसे उसको मिस कर सकते हैं? लोग करेंगे क्या, मतलब पता नहीं, मैं तो वो खुद हैरान हूँ इस बात को। लेकिन 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर की बाकियात, और वो जो मुकम्मल हालत में है, जैसे विजुअली भी हम देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि वो मुकम्मल हालत में है। ये तो कोई म्यूजियम वाला ही लेगा मेरे ख्याल में। और फिर लोग इसे दूर, ऑब्वियसली हमने देखे बोला है हरमीत, तो हमें भी हो रहा है कि एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम इसे देखें। 15 करोड़ साल एक बहुत, पता नहीं इंसान उस वक्त होगा भी कि नहीं होगा। तो और ये बिल्कुल जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह का है। एक जो जानवर कहें, परिंदा कहें, क्या कहें इसको, मतलब जानवर ही है मेरे ख्याल में। तो वो जो अगली टांगें छोटी हैं और पिछली लंबी हैं, तो क्या खौफनाक होता होगा जिस वक्त ये होता होगा इतनी बड़ी साइज में, इतने बड़े साइज में। ह्यूज। और सर पाकिस्तानी 8.5 करोड़ रुपए कीमत भी लग चुकी है इसकी। ठीक है, 8 करोड़। आगे चलें जी। और चलें जी आगे जब बढ़ते हैं। लेकिन बड़ी बच्चों को डायनासोर्स बड़े पसंद है सर, बच्चे ही म्यूजियम में जाएंगे और देखेंगे जाके, क्योंकि उनको बड़ी पसंद होती है। तो पता है वैसे पाकिस्तान में भी एक जगह, पंजाब में ही, यहाँ से लाहौर से सिर्फ 2-2.5 घंटे की मुसाफत पे एक जगह ऐसी है जो डायनासोर का ढांचा पड़ा हुआ है। तो उसको रखा नहीं सेव करके म्यूजियम में? नहीं, सेव करके म्यूजियम में रखा हुआ है। तो पता है वो कहाँ? नहीं, कलर कहार में। अच्छा, कलर कहार के रेस्ट हाउस में डायनासोर का एक ढांचा पड़ा हुआ है, जो आप यानी मुस्तफ़ा ज़ैदी ने बनवाया था। वो रेस्ट हाउस वो म्यूजियम की शक्ल में तब्दील हो गया है। तो जो लोग कलर कहार जाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के जाके देखें, डायनासोर का ढांचा आपको पाकिस्तान में भी मिल रहा है। इस्लामाबाद जाते हुए कलर कहार बंदा रुक के विजिट कर लेता है। ये भी एक ऑन वे आपकी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि ये बेसिकली यूट्यूब से देखकर इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है फैसलाबाद के इस शख्स ने। और सर ये कोई इंजीनियर नहीं है, और मतलब इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैकेनिक है, किसी एफए बिल्कुल किया हुआ है, बाप की हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ पे काम करता है, मैकेनिक वो भी है। और उसने स्पेयर पार्ट्स से और जो भी वो स्क्रैप होती है सर, बेसिकली जो ज़ाया हो जाती चीज़ें, उनको मिलाकर और उनसे अपनी यूट्यूब की वीडियोस देख रहे थे। उसने कहा मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता था तो वहाँ पर जो भी पार्ट्स यूज़ होते थे बड़े एक्सपेंसिव थे, तो फिर मैंने स्पेयर पार्ट्स का सहारा लिया, स्क्रैप का सहारा लिया। लेकिन सर उसने पेट्रोल से, महंगाई से बचने के लिए ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये बना ली है। हरमीत आपने देखी है इलेक्ट्रिक बाइक? आपने तो कवर भी किया होगा, या करें इसे? नहीं, हाँ वो तो देखी है, लेकिन ये बाइक जो है बड़ी, वो आपकी बात दुरुस्त है कि उसे कोई तजुर्बा नहीं है, ना वो कोई इंजीनियर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो मुनफरिद काम, यानी वो काम जो उनसे रिलेटेड नहीं होते लेकिन वो करते दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उसने कुछ बना लिया, और उससे उसको वास्ता भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने वो चीज़ तैयार कर ली। वैसे भी अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अब ज़रूरत हम सबको है कि इलेक्ट्रिक बाइक हो, इलेक्ट्रिक कार हो, तो अब इसकी डिमांड वैसे भी बढ़ेगी मार्केट में। लेकिन उन्होंने ये कर दिया कि खुद ही तैयार कर ली, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो ये है कि वो सारा स्क्रैप से, जैसे उसने सोहा ने बताया कि उसने वो मटेरियल इकट्ठा किया। उसने कहा कि जब YouTube पे मैंने देखा तो वो पार्ट्स काफ़ी महंगे थे, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ये सोचा कि स्क्रैप से मतलब वो मैं पार्ट्स लूँ, उनको जोड़ा। 2 बैटरियाँ 12-12 वोल्ट की उसने जोड़ी, और 24 वोल्ट का वो उसने वो मोटर बाइक तैयार किया। एक बार चार्ज हो जाए 3 घंटे वो कहता है चार्ज होने में लगता है, और 30 किलोमीटर तक जो है वो मैं चल सकता हूँ। और 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसकी रफ्तार है, एक आदमी के बैठने की जगह है अभी। तो बड़ा कमाल है भाई इसको। तो बेगम क्या करेगी फिर? हाँ, वो फिर वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सीट बनाने की काम कर रहा है कि इसके ऊपर कि इसको बड़ा भी करे वो।
लेकिन ये लेकिन सर इजाद है, ज़रूरत इजाद की माँ है, उसको ज़रूरत थी, उसने यूट्यूब्स को देखा और ऐसी बिल्कुल तालीम ना होने और बीइंग एन इंजीनियर भी नहीं है आप और तालीम भी इतनी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास आर्ट है, स्किल है और आपके पास जहानत है जिसकी बेस पर आप ये कर सकते हैं। और ये देखिए वीडियो भी है, ये इंटरनेट पर भी मौजूद है, यकीनन आपने देखी होगी। नहीं तो हमारे पास सर अप्रिसिएशन है फॉर हिम कि उसने वायर्स को जोड़ के और अपनी महारत से इसको बना लिया अपनी ज़रूरत के तहत। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाजी से आपकी मुलाकात कराते हैं। यास्मीन गुल इनका नाम है और ये हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये बच्चों को टिफ़िन बना कर देना था या बच्चों के खाने के लिए इन्होंने ये एक ऐसा रेस्टोरेंट, आप इसे अब इसे आप रेस्टोरेंट कह सकते हैं, लेकिन सर खाना बहुत अच्छा बनाती थी और फिर इन्होंने एक ढाबा खोल लिया और उस ढाबे पे घर का बना हुआ खाना जिसमें रोटी, चावल, दालें, सब्जियां सब कुछ हैं और ये वहाँ पर बाजी के नाम से मशहूर है। और इर्द गिर्द कितने भी ऑफिस के लोग हैं, बैंकर्स ख़ास तौर पर आते हैं और कहते हैं हमें बाजी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। 6 बजे उठ के ये हरमीत कहती हैं मैं काम शुरू कर देती हूँ। पहले घर में 5-6 चीज़ें ये बनाती हैं, रायता भी बनाती हैं, सब्जियाँ भी बनाती हैं और फिर उसके बाद ये लेके सेक्रेटेरिएट में वहाँ पे कराची में ढाबा इनका है वहाँ पे चली जाती हैं। मियाँ इनका कहती हैं कि सरकारी अफसर था लेकिन उसको पेंशन नहीं मिली और पेंशन में डिले था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो 3-4 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको स्कूल भेजना था, घर का खर्च चलाना था, तो इन्होंने जनाब वो अपना ढाबा बनाया और बड़ी अप्रिसिएशन है। जितने भी लोग इनके ढाबे पे आके खाना खा रहे हैं सब कह रहे हैं कि बाजी का खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ऐसा क्या लगता है मतलब ऑब्वियसली घर का बना हुआ है तो लोग भी प्रेफर करते हैं जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं कि हम बाहर का खाना ना ही खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। तो सुबह 6 बजे उठ कर ये सारा खाना बनाती हैं। इनकी बिरयानी भी बहुत मशहूर है, तो ये घर का खाना लोगों को मिल जाता है और ये बाजी काफ़ी फेमस है वहाँ पर। और सर सबसे अहम बात ये है कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तालीमी अखराजात के लिए, माशी सूरत हाल घर की बेहतर करने के लिए ये एग्जाम्पल है उन ख़वातीन के लिए। और किसी एक्सक्यूज़ के बगैर आप घर से बाहर निकलें। और वो कहती है जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं अपने बच्चों की कफ़ालत बासानी कर सकती हूँ। हरमीत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये अगर देखा जाए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ रोज़ा बहुत सारी ख़वातीन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ ख़वातीन जो है वो पराठे बनाती, कुछ शोरमा बनाती हैं, कोई ख़वातीन जो है हमें देखने, क्योंकि आप उससे बेटर है कि बहुत सारे ख़वातीन हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक लाइट में हमें भीख मांगते नज़र आते हैं, तो उससे ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक हुनर तो है। और कुकिंग करना ख़वातीन वैसे भी उसमें माहिर होती हैं। अगर आप बाहर निकलती हैं आजकल वैसे वो बहुत सारे रवैये जो है हम देखते हैं कि शहरों में जो सोसाइटी का जो रवैया, जो माशरे का रवैया है उसमें तब्दीली आई है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि ख़वातीन हत्ता कि उन्होंने अपने लिए फ्रूट्स की रेडियाँ जो हैं वो भी लगाई हैं। किससे भीख मांगने से बेटर है कि आप अपना कारोबार करो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन आप भाई मेहनत कर रहे हो और मेहनत में क्या शर्म। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। फौरी तौर पर सर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, दानिश्वर हैं। इनसे 3-4 इशूज़ के ऊपर हमने बात करनी है। एक तो ज़ाहिर है कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो गए, पंजाब में भी नहीं हो पा रहे और उसके ऊपर कल हमजा शहबाज ने कहा भी है कि बड़ा अच्छा किया जो एक्शन लिया गया है। उनको कहा गया है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ फौरी तौर के ऊपर। ये गवर्नमेंट्स क्यों नहीं करने देना चाहती? बहरहाल में पहले इसी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट्स को क्या रुकावट है? वो नहीं चाहती कि जो सिस्टम है वो नीचे तक जाए और जो पावर है MNAs की, MPs की, वो इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे ख्याल में ब्लैकमेल करते हैं इस मामले में, नहीं होने देते अपनी पावर को। जी वो नहीं देना चाहते। तो आमिर इसको आप कैसे देखते हो? ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जिसको मुलतवी किया गया है, पंजाब में भी एक ज़माने से जब डिसीजन मौजूद है कि यहाँ भी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन यहाँ भी इनकारी है गवर्नमेंट एक तरह से देखा जाए तो। जी आपने दुरुस्त कहा जी। बल्दियाती इंतखाबात का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मार्शल हुकूमतों में ही आपने देखा होगा, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वो बहुत बाकायदगी से कराते हैं और बड़ा इस पर जोर देते हैं और फोकस करते हैं
और जबकि जमहूरी हुकूमतें जिनका असल काम ही यही है कि जमहूरियत को और जो अवाम की शमूलियत को ग्रास रूट लेवल पे लाया जाए, वो सबसे नजरअंदाज करते हैं। कराची का तो बहुत अफसोसनाक है क्योंकि पहले भी एक दो बार आप जानते हैं, पिछली दफा भी तकरीबन जो चीजें बिल्कुल बहुत क्लोज थी, इलेक्शन होने जा रहा था तो पोस्टपोन किया गया और उसकी कोई ज्यादा कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का कराची में, सिंध में जो वहाँ पर जो रवैया रहा कराची में इलेक्शन पोस्टपोन करने का, उसके बाद अब पंजाब में वो जितना अग्रेसिवली बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनका ना मौके जरा कमजोर हो जाता है कि वहां आपने पोस्टपोन करके यहाँ आप दबाव डाल रहे हैं और ऐसे लगता है जिस तरह के वो फेडरल हुकूमत ही कहने पे चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बलदियाती इंतखाबात कराची में भी हो जाने चाहिए, जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए, और पंजाब में भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है। और पीटीआई हुकूमत के लिए तो उस पर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि आप जानते हैं केपी में भी उन्होंने लोकल बॉडीज में वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं बलदियाती इदारों को, पहले दिए थे। काफी इमरान खान क्लेम करते हैं कि हमने इनको पावरफुल बनाया है लोकल बॉडीज को। तो पंजाब में वो डिले करने की कोई रीजन नहीं है और अब पिछले एक साल से खामखा डिले होता आ रहा है। अब तो हुकूमत भी पॉलिटिकली स्टेबल है तो बलदियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए। सिर्फ वो इस डर से, एक तो वही बात जो आपने कहा कि उनको ये भी खतरा रहता है कि MNA MPs वो ज्यादा ताकतवर हैं और वो चाहते हैं अपने हाथ में हर चीज रखें। जब बलदियाती इदारे आ जाते हैं तो फिर मुतालबा हो जाता है इनको फंड दिए जाएं, ये बात भी है। और दूसरा ये भी है कि उनको हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को खासतौर पे लगता है कि भाई अगर रिजल्ट हमारे बरक्स आ जाए, आगे हमारे खिलाफ आ गए तो हमारी गैर मकबूल होने का या अदम मकबूलियत का तासुर बनेगा। जैसे अगर बलदियाती इंतखाबात पंजाब में होते हैं तो ज़ाहिर है पीटीआई को ज़मीनी जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जीते उन्होंने जो वो 17 जुलाई को मेजॉरिटी में, लेकिन अगर बलदियाती रिजल्ट उनके ना आए तो उनको इमरान खान को ज़ाहिर है एक तासुर पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। असल बात ये है, देखिए सबसे पहली बात हम लोगों को ये करनी चाहिए, इमरान खान को खास तौर पर जो क्लेम करते हैं कि अवाम की और अवाम की शमूलियत और अवाम का मैंडेट और अवाम का रेफरेंडम, तो भाई अवाम के लिए ही बलदियाती इंतखाबात है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज के आम आदमी है, क्योंकि यूसी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, मोहल्ले की काउंसिल छोटे लेवल पे लोगों के लिए कनेक्ट होना आसान है अपने नुमाइंदे के साथ, और काम भी होते हैं। गली मोहल्ले में काम सबसे ज्यादा बलदियाती इदारों के जरिए होते हैं। गलियां टूटी होती हैं, सीवरेज के मसले होते हैं, लोगों की और बहुत सी शिकायत होती हैं, लोगों के मसलों के लिए उनके नुमाइंदे मौजूद हों, काउंसलर हो, नाजिम हो, तहसील नाजिम हो, दिल्ली नाजिम या मेयर हो। मेयर को पावरफुल बनाना चाहिए। और आप देखिए हमने पास्ट में, मतलब मैंने एक दफा पहले इस प्रोग्राम में भी आपसे एक दफा बात हुई थी कि मेयर जो लाहौर के जो मेयर थे, अब मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को, लाहौर के लोगों को अपने मेयर का नाम पता होगा, क्योंकि वो इतना एक बेख्तियार था, गैर मारूफ आदमी थे और उनको इख्तियार बिल्कुल ही नहीं था। यानी मेयर ऑफ लाहौर एक बहुत ताकतवर सीट होनी चाहिए, जिस तरह हम जानते हैं कि लंदन का मेयर, वो उनका अरबों डॉलर का फंड भी होता है और वो कहा जाता है कि बरतानवी वज़ीर आज़म के बाद लंदन के वो ताकतवर तरीन आदमी है, ताकतवर तरीन पोलिटिकली यानी पावरफुल है इस तरह। तो हमारे यहाँ मेयर कराची हो, मेयर लाहौर हो, इनके पास कोई इख्तियारात है नहीं, फंड्स नहीं है। तो जब जो लोग जमहूरियत का नाम लेते हैं, आवाम की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर गैर जमहूरी हुकूमतें, डिक्टेटर्स, आमिर साहब अगर हम सारी सूरत हाल में देखें, कराची की अगर बात की जाए आमिर साहब, तो वहाँ पे हमने देखा कि जमात इस्लामी के अलावा, क्योंकि उनके एक सख्त रद्द-ए-अमल तो है वो सामने आ रहा है, लेकिन MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आम आदमी की बात करती है। और जिस तरह आपने फरमाया कि ये आम आदमी की जो रसाई होती है वो कम से कम उस इंतजामिया तक उसकी अप्रोच हो जाती है, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। वजूहात के क्या उनको लग रहा है कि इनमें जिस तरह हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हार या इसकी वजह तो नहीं महसूस कर रहे हैं कि कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि MQM के साथ तो इलेक्शन में हो रहा है। अभी जो 2 दिन पहले जो इलेक्शन में MQM कैंडिडेट के साथ हुआ है, उनको तो अपना जिस तरह रिश्ता जवाब नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है, कराची में उसकी कुछ पॉकेट्स हैं, कराची का मेयर कभी भी पीपल्स पार्टी का नहीं बन सकता, और जाहिर बात है। और वो और उनकी जो सिंध में हुकूमत है उनको शेयर करना पड़ेगा, उन्होंने बल्दियात को कुछ ना कुछ इख्तियार देने पड़ेंगे, कोई फंड देने पड़ेंगे, वो उनके लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ को ज्यादा भरपूर अंदाज में बात करनी चाहिए, क्योंकि कराची में उनके पास मैंडेट है भी और अभी उन्होंने वोट लिए भी हैं। तो और लेकिन वो जमात इस्लामी वैसे ना पूरे मुल्क में तो हम जानते ही हैं पोलिटिकली कमजोर है, लेकिन कराची में यहाँ पे नईम साहब ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया और वो एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार सामने है। तो एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर तो ये है कि जमात वहाँ पे रीग्रुप भी हो रही है, और सिर्फ जमात इस्लामी का वोटर नहीं,
जो वोटर जमात का नहीं भी है, इवन तहरीक इंसाफ के मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कहते हैं कि हम नेशनल लेवल पे या सूबाई लेवल पे तो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बलदियाती लेवल पे हम हाफिज नईम साहब को वोट देंगे, क्योंकि उनके ख्याल में वो कराची के मसाइल से ज्यादा अच्छी तरीके से बात करते हैं, कनेक्टेड हैं, लोकल कनेक्टेड हैं, अच्छे आदमी हैं, नीट क्लीन आदमी है। अच्छा, तो ये फैक्ट है, लेकिन ये बहुत छोटी बातें हैं, मतलब इन बातों पे तो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए ना इलेक्शन। आमिर साहब ये कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो चले अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अगर जमातों की बात की जाए तो उनकी तैयारी या उनकी यूनिटी को आप किस तरह से देखते हैं? अगर पीटीआई की बात की जाए तो बल्दियाती सतह पर हमने देखा है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा यूनिटी हमें कहीं नज़र नहीं आती, बहुत सारे तजाद हमें नज़र आते हैं उनके नज़रियों में भी और आपस में भी, और इसके अलावा नून लीग कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्टिव रही है, लेकिन जो कंपनीज़ हैं या जो पार्टीज़ हैं वो किस हद तक तैयार हैं इस चीज़ के लिए? देखिए पीटीआई का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि तंजीम उसकी है ही नहीं, तो प्रॉपरली कहीं पे भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, केपी में भी नहीं है, कराची में बिल्कुल ही नहीं है। वो वर्कर जो एक होते हैं ना कि अभी कारकुन है, तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे अहदेदार हैं, जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, पीटीआई सारा डिपेंड कर रही है इमरान खान के वोट बैंक पे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे। उनका ख्याल है कि लोग निकलेंगे और ये देखे बगैर कि कैंडिडेट कौन सा है बल्ले के निशान में मोहर लगाएंगे, और ऐसे हुआ भी है। हमने देखा 2018 के इलेक्शन में, यानी कराची के लोग कहते थे कि हमें उनका हमने वोट तो में डाला है, बहुत से लोग मेरे कई दोस्त यही कहते रहे, वहां पे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करते रहे कि लोग उनको पीटीआई को उन्होंने वोट डाले, उनको अपनी कैंडिडेट का पता नहीं होता था। इसी वजह से उनकी 14-15 एमएनए है, तो उनमें से कईयों के नाम अभी तक नहीं आते, 4 साल से ज्यादा गैर वो अब रहे हैं, वो गैर मारूफ लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग गैर मारूफ थे, तो उन्होंने सिर्फ उसको इमरान खान को वोट डाला और एक मैंडेट दिया, तो अभी भी वो यही। लेकिन देखिए ये भी कोई तरीका नहीं है, सियासी जमात है तो आपको सियासी जमातों के अंदाज में काम करना चाहिए ना, अपनी तंजीम मजबूत करना चाहिए। होता ही है जब अच्छा टाइम गुजरा, चाहे इमरान खान खुद प्लेयर है, वो जो प्लेयर रहे हैं वो जानते हैं जब खिलाड़ी की फॉर्म अच्छी होती है, एक बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है, बॉलर अच्छी फॉर्म में, रिदम में है, तो वो बहुत अच्छा खेल जाता है। लेकिन जब उसकी फॉर्म नहीं है तब उसकी टेक्निक अहम होती है। अगर वो टेक्निकली साउंड है तो बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ काम चला लेगा। बाबर आजम जैसे बैट्समैन अगर आउट फॉर्म भी हो ना, कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो इस तरह पार्टी की तंजीम है, पार्टी अगर मजबूत होगी, तंजीमी स्ट्रक्चर ठीक होगा ना, हालात अगर फेवरेबल नहीं है तब भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगी। तो अब होता यही है कि जिस तरह आपको याद होगा 25 मई में हुआ, तंजीम नहीं थी जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो पंजाब के बेशतर शहरों से कुछ भी एक्टिविटी, जीरो एक्टिविटी थी। सिर्फ लाहौर में कुछ हुआ, एक आध और शहर में हुआ, वजह ये तंजीम थी ही नहीं इमरान खान को। तो हर जगह सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात नहीं होती, आपको एक तंजीम बनानी पड़ती है, पार्टी में अच्छे लोग को लाना पड़ता है, उनको एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती कि हमारे यहाँ सियासी जमातें सबसे पहली जो उनका काम है सियासी जमात बनाना, उस पर तवज्जो नहीं देते। नॉमिनेशन करते हैं, पार्टी में इलेक्शन नहीं कराते, नजरियाती लोगों को ऊपर नहीं ले आते, कारकुनों को मोरलाइज, उनका जो मोराल है वो बुलंद नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि इनकी तो स्ट्रेंथ ही यही है ना, ताकत ही यही है, पॉलिटिकल वर्कर आवाम से और निचली सतह पे आवाम से जुड़ा होना। अब निचली सतह पे आप जुड़ेंगे नहीं, 2-3 स्टेप छोड़ के छलांग लगा के आप सीधे जाएंगे एमएनए के इलेक्शन पे, तो वो जो 4-5 सीढ़ियां नीचे की नहीं होंगी उससे नुकसान होगा। आमिर, जो आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये देखो कि क्या ये पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे एक सबक नहीं है फिर कि वो ज़रूर बलदियाती इंतखाबात करवाए, अपने आप को जितना भी मुमकिन हो सके वो एक इंतज़ामी अपना ढांचा बनाने की कोशिश करे, भले हार ही जाए, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि अपना इंतज़ामी ढांचा बन जाएगा जो आइंदा आने वाले दिनों के लिए उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए हालात अभी मुश्किल लग रहे हैं, इतने अच्छे नहीं लग रहे हालात। अच्छा, पंजाब धैर्य बड़ा सूबा है, 36 जिले तो पहले थे, अब 5 नए जिला का भी ऐलान हो गया, तो ये 40 से ऊपर जिले बन जाते हैं पंजाब के। तो आप इन्हें मरहलावारी कराते हैं, चलो 10-12 जिले में। देखिए पीएमएलएन की भी स्ट्रेटजी आपने देखा, लास्ट वो इलेक्शन वो ऐसे कराते हैं कि अपने जहां उनको लगता है कि हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यहाँ से हम जीत सकेंगे, उनको पहले मरहले में करा लेते हैं। आप चलो ऐसे ही कर लें, सियासी अंदाज में जो लोग एक मूव करें, लेकिन 10-12-15-20-15 जिला में तक मौसम आप इलेक्शन करें, पहले मर लें, फिर उसके बाद 15-20 दिन महीने बाद आप बाकी की तरफ जाए। तो इलेक्शन जरूर कराना चाहिए, उससे इनको ये होगा कि इनके पास एक लोग नीचे तक मौजूद होंगे, और कल को अगर इनको चाहे तहरीक चलानी पड़ती है या जनरल इलेक्शन में जाना पड़ता है तो वो माविन साबित होंगे। बस यही है ना कि ये बात इमरान खान को समझनी चाहिए और उनको भी ये बात पहुंचानी चाहिए, उनकी पार्टी के जो लोग हैं सूबाई तंजीम के, वो भी इनको मदद। आमिर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम यहीं से करेंगे। हरमीत, आपका सवाल ब्रेक के फौरन बाद लेंगे, क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
जी दोबारा हाजिर ब्रेक के बाद आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे बल्दियाती इलेक्शन वगैरह के हवाले से, और आमिर साहब ने जैसे कहा कि 25 जुलाई का जो वाक़या हुआ, जिस वक्त PTI को लॉन्ग मार्च करना था, उस वक्त उसको ख़ास तौर पे अंदाज़ा हुआ कि हमारा तंजीमी ढांचा कमज़ोर है, लोग शहरों से नहीं निकले। क्या अब भी आमिर इस तरह की कोई कंसर्न PTI के जहन में हो सकती है, इमरान खान साहब के जहन में, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर पा रहे? और भी वजूहत होगी, लेकिन ये भी क्या एक वजह हो सकती है कि उनका इंतज़ामी ढांचा कमज़ोर है? देखिए, ये एक वजह तो बहरहाल है, रीज़न तो और भी हैं, और सबसे अहम ये है कि जो नेगोशिएशन चल रहे हैं पस पर्दा, उसमें इमरान खान इंतजार कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए जाए बगैर मामला तय हो जाए, या लॉन्ग मार्च पे अगर जाए भी जाए उससे पहले मामला इसके अंदर आगे जा चुके हों, बढ़ चुकी हों, कि उसके बाद आसानी हो। लेकिन एक वजह ये है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये खबर भी आई, इमरान खान ने कहा भी अपने मुख्तलिफ अरकान असेंबली की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि हर जिले से 6000 लोगों को लेके आना है, कारकुनों को। ये उन्होंने पहली बार किया, कि पहले उनका ख्याल था कि 20 लाख लोग आ जाएंगे, आपको याद होगा ना, 20 लाख, फिर 30-40 लाख की भी उन्होंने बात की, और अब उन्होंने रियलिस्टिक फिगर 5 लाख का दिया। उनको अंदाजा हो गया कि 20 लाख कहना तो आसान बात है, लेकिन वो 5 लाख भी गहरे बहुत मुश्किल होता है। 1 लाख बंदों को भी लेके निकलना, इस्लामाबाद पहुंचना आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ये ड्यूटीज लगाई कि हर MP MNA का इतने लोग आप लेकर आएंगे गाड़ियों में, टारगेट उनको दिए। अब अगर जब भी जाते हैं तो वो इस टारगेट को लेके चलेंगे कि भी उसके लिए उनको हो। लेकिन उससे पहले काफी कुछ चल रहे हैं मामला। अभी देखोगे आपने इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ नजर आ रहा था कि उनका जो रूए सुखन है वो किसी और जानिब है, और उनको वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं अक्टूबर से आगे लेट नहीं करूंगा, तो मेरे पास और नहीं है, तो आप जो कर सकते हैं करें। कोई भी बंदा, कोई भी स्टेक होल्डर कुछ कर सकता है तो करे। और जाहिर बात है वो इलेक्शन डेट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए इलेक्शन इस वक्त PTI का मजबूरी, प्रॉब्लम PTI का ये है कि उनको तो सूट कर रहा है इलेक्शन, और बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन बाकियों को नहीं कर रहा, ना PDM को नहीं कर रहा, PMLN को नहीं कर रहा, PMLN को तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। अब देखिए जो रिजल्ट आया, ननकाना से आया रिजल्ट और फैसलाबाद से आया। ननकाना तो बिल्कुल ही देही इलाका है ना, वहां से जो रिजल्ट आया उसके बाद तो मियां नवाज शरीफ साहब जो PMLN का कोई भी जो बंदा उनके लिए वेल विचर है, वो इलेक्शन क्यों चाहेगा इस वक्त? अगर जो हालात जा रहे हैं तो वो तो 4 महीने बाद भी वही रिजल्ट, या 6 महीने बाद भी कौन सा कोई फर्क आ जाना, जब तक कोई बड़ी चेंज ना। और चेंज कहाँ से होगी? रिलीफ बढ़ा देने की पोजीशन में हुकूमत वो उस तरह नहीं है। हाँ, ये होता है कि सर्दियों में बिजली के बिल कम हो जाते हैं, लोड शेडिंग कम हो जाती है, वो एक ऑटोमेटिकली वेदर चेंज की वजह से होता है, तो लोगों की तरह तकलीफ कुछ कम होती है, शिकायत कुछ कम हो जाती है। लेकिन वो चीजें मुश्किल है। अब वो वही है कि एक की ये जिंदगी है और दूसरी की मौत अल्लाह काम है, इस तरह की पोजीशन है। तो PTI के लिए ये भी चीजों को आसान नहीं है। अब देखे ना, अब पिछले में भी 15 जुलाई वाले, जो 17 जुलाई वाले जिमनी इलेक्शन में भी, और अभी 16 अक्टूबर वाले में भी, कि जिस तरह के एक और इस बार तो तीनों सुबह से रिजल्ट आया है ना, बड़ा क्लियर किस्म का एक रिजल्ट आया, और बड़ा फर्क है, मार्जिन है इतना बड़ा दरमियान में इमरान खान का, तो वो तो बहुत अलार्मिंग है। अब JUI के लिए जो रिजल्ट आया, वहाँ पे मर्दान में इनका हालांकि बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट थे इनके, वो शेख उल अजीज हैं, मौलाना कासिम, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी वहाँ पे, उनको भी। और ANP के बिलोर साहब तो बहुत बुरी तरह आ रहे हैं, तकरीबन इमरान खान ने तकरीबन डबल वोट उनसे लिए, 25-30 हज़ार का मार्जिन है। और इस तरह 4 सद्दा में एमल वली खान हालांकि उनके सदर हैं और बड़े एक्ट्रेस बन जाते हैं, और बड़ी कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन 10-12 हज़ार वोटों के मार्जिन से वो भी हारे हैं वहाँ पे। तो ANP को भी, JUI को भी, PMLN को भी, पीपल्स पार्टी अलबत्ता पिछले इलेक्शन में बेनिफिशियरी रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है सबका मिलकर ही चलेगी ना, तो उनको ये सूट नहीं कर रहा इस पर। बाकी किसी को भी उनको हक में नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन इमरान खान के ज़ाहिर अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से है, लॉन्ग मार्च करो, पूरा जोर लगाएंगे, पुश करेंगे। हालांकि वैसे होना तो ये चाहिए कि अब वैसे सर्दियों में इलेक्शन हमारे यहाँ होते नहीं है। अब अगर रेट करना, अगर अचानक कोई ऐलान कर भी दे, तो मतलब दिसंबर में इलेक्शन होगा या जनवरी में। दिसंबर-जनवरी में आपको पता है मुल्क के बहुत से शुमारी इलाकों में तो बिल्कुल ही इलेक्शन ही हो सकते हैं। सवात में तो खैर हो जाएंगे, लेकिन मालाकंड में जो इलाके दूसरे हैं, दीर वगैरह में, चित्राल है और कई और इलाके हैं, वहाँ पे तो इलेक्शन वैसे भी बर्फबारी और ठंड और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो बेहतर मौसम समझा जाता है वो मार्च से आगे है, यानी फरवरी से आगे मार्च में जाके। तो मार्च अप्रैल की कोई डेट बन सकती है, अगर बने तो जल्द भी बने तो। लेकिन हुकूमत PTM की तो कोशिश होगी कि अगस्त तक पूरा टिन्योर पूरा करे और फिर अक्टूबर में जाके नवंबर के साथ इलेक्शन हो। तो ये दोनों में से एक है नहीं, इसमें से लूजर बनेगा और बड़े पैमाने पे बनेगा। तो ये इस वजह से रुकावटें और मसाइल हैं।
आमिर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़े मेहरबानी। आमिर ने काफ़ी तफसील से बयान किया है, इलेक्शन की डेट्स के भी उन्होंने जिक्र किया कि आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जाहिर है कि इलेक्शन होना बहुत ही नामुमकिन वाली बात हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की जैसे बात हो रही है या ऊपर के इलाकों की जैसे बात हो रही है, वहाँ की तैयारी को लगती है या नहीं लगती है? मेरे ख्याल में हरमीत का कमेंट लेते हैं इस हवाले से। जी हरमीत। अच्छा हरमीत जो है वो थोड़ी देर हमें फिर हरमीत को थोड़ी देर के लिए उठना पड़ा। ब्रेक से पहले थोड़ी सी ब्रेक है उनकी, उनको हम कनेक्ट करते हैं अपने। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चाइल्ड लेबर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आप स्टेटमेंट है जिसके बारे में बहुत सेमिनार्स, वर्कशॉप्स इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एज ए इंडिविजुअल भी हम बहुत बात करते हैं, लेकिन सर इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा देखी नहीं जाती। चाइल्ड लेबर को अवॉइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। घरों में, मैकेनिक शॉप पे और XYZ बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप छोटे छोटे बच्चों को काम करता हुआ देखते हैं। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि उनके वालिदैन ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास अखराजात नहीं है, तालीमी अखराजात उठा नहीं सकते, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन चाइल्ड लेबर कानूनी तौर पर एक सज़ा, ऐसा जुर्म है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। साइमा कदीर हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की। ग्रुप डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर घरों के बाहर तख्तियाँ अवेज़ा की हैं कि यहाँ बच्चे मुशक्क़त नहीं कर रहे। ये उन्होंने किस सोच के तहत किया? हरमीत के साथ मौजूद है। हरमीत, ओवर टू यू, बाकी आप पूछ लें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत बड़ा मसला है और हम ये देख रहे हैं कि बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों गांव से जो लोग आते हैं, बड़े शहरों में बच्चों से जिस तरह लेबर का काम लिया जाता है। लेकिन साइमा कदीर हमारे साथ है। साइमा जी बताइएगा कि पहले तो लेबर चाइल्ड है क्या चीज़ और किस किस्म का काम इन बच्चों से लिया जाए, थोड़ा सा वो बताइए सवाल। जी, बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे डायरेक्ट ग्रुप डेवलपमेंट को मौका दिया, क्योंकि हम ओवरऑल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बच्चों के फ़लाह बहबूद के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट डिपार्टमेंट, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और बार एसोसिएशन, मीडिया के साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं कि एक मौसर कानून साजी की जाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। बेसिकली जी, चाइल्ड लेबर से मुराद ये है कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको आप एजुकेशन से डिप्राइव रखते हैं, उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है, उसकी मेंटल हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वो सोशली डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल उसकी डेवलपमेंट पे असर हो रहा है, तो बेसिकली ये है कि वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता है। और इसी तरह से आपको पता है कि चाइल्ड लेबर की बहुत सारी वर्स फॉर्म तो हैं ही, लेकिन ख़ास तौर पे उसमें अब जो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है वो एक बहुत ख़तरनाक शोबा इख्तियार कर चुका है, शोबे की सूरत में सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी एक रिसेंटली ILO ने भी एक स्कोपिंग स्टडी की है, जिसमें तकरीबन 2,60,000 के करीब बच्चे जो हैं चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जिस तरह हमने बताया भी इनिशियल में, ज़्यादातर इन बच्चों का ताल्लुक किन किन, जाहिर बात है ऐसे घरानों से होता है जहाँ पे गुर्बत हो, गरीबी हो, फिर मजबूरियाँ हो, लेकिन ज़्यादा जो है ये क्या देहात से इनको लाया जाता है? क्या तरीक़ाकार इसके लिए क्या होता है इनको लाके कामों पे लगाने का? क्योंकि इसमें एक पूरा माफिया, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बंदे का काम है, एक पूरा माफिया इसमें इन्वॉल्व भी है। बिल्कुल जी, सूरत हाल ऐसी ही है कि अर्बन सेटिंग में कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द स्लम्स मौजूद हैं, अर्बन स्लम्स मौजूद हैं, कच्ची बस्तियां मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जहाँ पे माइग्रेंट्स भी रह रहे हैं, वो भी चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में इन्वॉल्व हैं। और फॉर श्योर हमारी जो रूरल सेटिंग है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसेंट वर्क के लिए हमारे पास कोई एक्सेस मौजूद नहीं है, और सबसे अहम बात कि ये एक चीप लेबर है, सस्ती लेबर है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए देहातों में ख़ास तौर पे
क्योंकि ये फिर एक नस्ल दर नस्ल गुर्बत का एक साइकिल जो चल पड़ा है, जिसमें एक ये मिसपरसेप्शन है कि शायद इस तरह से बच्चों को अगर हम लेबर में या चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें ये है कि उनका लाइवलीहुड बेहतर तौर पर मैनेज हो सकता है या वो उस गुर्बत से छुटकारा पा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसा है, बहुत सारे ऐसे ग्रोह भी काम कर रहे हैं जो कि बच्चों को तकरीबन साल 2 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे ले आते हैं दूसरे इलाकों से और उनके वालिदैन को एक ऐसी अमाउंट पे कर दी जाती है सालाना तौर पे, जिसमें फिर उनका अपने बच्चे से किसी भी किस्म का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। जो अच्छा साइमा जी, अगर हम देखें, हमने एक चीज़ देखी है जो मैंने खुद कवर की है, जब भी चाइल्ड लेबर की बात आती है बहुत सारे लोग निकल आते हैं। मैंने खासकर देखा जो एलीट क्लास है, हम वो भी देखते हैं कि उनके घरों में भी इवन के कुछ मिनिस्टर भी रहे हैं, कुछ MNAs भी हैं, कुछ एंकर्स को भी मैं जानता हूं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे, उनसे काम लिया जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये क्यों कंफर्ट फील करते हैं कि छोटे बच्चों से काम, बड़ों से क्यों ये काम नहीं लिए जाते? जी, वैसे पहले भी जैसे मैंने बात की, क्योंकि ये एक सस्ती लेबर है जो आसानी दस्तयाब है बनिस्बत एडल्ट लेबर के, और ये हैं भी बहुत खैर वल्नरेबल हैं क्योंकि कि ये फिज़िकली भी उतना ग्रो नहीं होते, इनकी हेल्थ भी उतनी इजाज़त तो नहीं दे रही होती है, और सबसे अहम बात कि आप इनको अपने तौर पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि हमारी एक एलीट क्लास एक ऐसा तबका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नज़र में आ रहा है कि उनके यहाँ चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर हो रहा है। जैसे पहले भी मैंने एक स्कोपिंग स्टडी का आपसे जिक्र किया, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन हर चौथे घर में एक बच्चा जो है डोमेस्टिक लेबर में इन्वॉल्व है, और इसमें बच्चियों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और तकरीबन 10 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है डोमेस्टिक लेबर के तौर पे काम कर रही है। और इसी सूरत हाल को निपटने के लिए कि शायद हम बहुत डायरेक्ट उन लोगों को मना तो नहीं कर सकते, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान ने ग्रीन फ्लैग कैंपेन का आगाज़ किया है, और जिसका मकसद यही है कि ये एक पॉजिटिव सोशल प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसमें जैसे कि शुरू में भी बताया गया कि इसमें हमारे लोग, हम जो है डिमांड और सप्लाई साइड दोनों पे काम कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें लोग अपने घरों के बाहर एक प्लेट आवेज़ा करेंगे और जिसमें वो प्लेज देंगे कि उनका जो घर है वहाँ पे कोई भी बच्चा घरेलू मुशक्क़त का काम नहीं करता। ये प्लेट जो है आपके ही तंजीम के ज़रिए दी जाएगी? जी, ये हमारी तंजीम ने ख़ास कैंपेन डिज़ाइन की है, और इसमें हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को, जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि दे शुड स्टार्ट दिस कैंपेन फ्रॉम देयर होम्स, और फिर हम उसको कम्युनिटी लेवल पर लेकर जाएंगे। साइमा साहब, ये कहिएगा कि बेसिकली होता ये कि जैसे हरमीत ने बहुत डिटेल आपसे सवाल किया इस हवाले से कि कहा यह जाता है कि छोटे बच्चों को घर में, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ये एक्सक्यूज़ आपको भी यकीनन देते होंगे कि छोटे बच्चे जब घर में रखते हैं तो उनको ट्रेन करना आसान होता है, वो ऐसे ऐसे बड़े होते हैं, वो काम ठीक करते हैं, ये एक वैलिड एक्सक्यूज़ अपनी तरफ से अक्सर लोग देते हैं। लेकिन आपने जो कैंपेन शुरू की है इसमें प्रूफ चेकिंग किस तरह से होती है? मतलब हमने उन लोगों को देना है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। बहुत सारे लोग बात करते हैं लेकिन एक्शन उनके ऑपोजिट होते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, या वो कोई भी हैं, उन्हें किस तरह से चेक किया जाता है कि वो अगर इस चीज़ को कह रहे हैं और इस चीज़ से जस्टिफाइड भी होना चाहिए कि एक तख्ती आपने अवेज़ा किया है तो आप ऐसा कर भी नहीं रहे हो। तो ये किस प्रोसेस के तहत आप इन सब चीज़ों को देखती हैं? और आपने 300 से ज़ायद प्लेट्स अभी तक पेशावर में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में किए हैं, मज़ीद इसको किस तरह से कहाँ तक पहुँचाने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल, अभी ये जो मौजूदा कैंपेन है इसमें हम पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा और ICT को कवर कर रहे हैं, और इनिशियली तकरीबन 1000 घरानों के साथ हमने इस मोबिलाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया है, जिसमें हमने कम्युनिटी की सतह पर डिफरेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशल्स को, रिलीजियस लीडर्स को ऑन बोर्ड लेकर लोगों के साथ मोबिलाइजेशन और सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया। उनका बाकायदा डाटा मैनेज किया जा रहा है, और जो लोग इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे कि उनका घर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर फ्री है, फिर टाइम टू टाइम उनके साथ इंटरेक्शन रहा जाएगा। और क्योंकि हमारा इदारा
इस सिलसिले में कम्युनिटी की सतह पर बेदारी शऊर के सेशंस भी करता है। हम फिर इन्हीं लोगों को जो ये प्लेज दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, इनको उन बेदारी शऊर के सेशंस में भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये एक साइकिल कंटिन्यू रहे और उनकी कमिटमेंट वहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा सैमा, अगर हम देखें बहुत सारे कवानीन पाकिस्तान में बने हुए हैं और बहुत सारे कवानीन की अगर बात की जाए तो, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसको यकीनी बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? तमाम तर तंजीमों को क्या करना, आप जैसे लोग जो निकले हैं इसके ख़िलाफ़, तो किस किस्म के इक़दाम उठाने होंगे, किस किस्म का प्रेशर बिल्ड करना होगा ताकि कम से कम जो तशद्दुद होता है, जो जुल्म होता है, जो ज़्यादती होती है बच्चों के साथ, वो जो वीडियोज़ आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो इसके ख़िलाफ़ कम से कम इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। कवानीन तो बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल, आपको पता ही है कि हम बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी दे चुके हैं, उनको रेटिफाई किया, सिग्नेटरी हैं, ILO के स्टैंडर्ड्स आर देयर, और हमारा अपना नेशनल, हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी ममानियत करता है। और वहाँ पर इस चीज़ की भी तशरीह की गई है कि हमारे यहाँ 16 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों की एक तो ये है कि तालीम को यकीनी बनाया जाए। अगर हम सिर्फ इस एक आर्टिकल 25A की ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन करवा दें और बच्चे तमाम स्कूल में दाखिल हो जाएं तो कोई बच्चा रहेगा ही नहीं ऐसा जो कि डोमेस्टिक लेबर के लिए अवेलेबल हो। यकीनन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डोमेस्टिक वर्कर एक्ट्स जो हैं पास हो चुके हैं, और जिसमें अभी इंटरनेशनल जो UNCRC है उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि हर फर्द जो 18 साल से कम उम्र का है बच्चा कहलाता है। तो हमें और हमारी जो लेजिस्लेशन है वहाँ पर 14 और 15 साल तक के बच्चों को काम की इजाज़त दी जाती है, लेकिन वो लाइट वर्क की हद तक उसकी इजाज़त दी जाती है। एक तो ये भी मिसपरसेप्शन है लोगों के अंदर के लोग ये भी नहीं समझते कि लाइट वर्क क्या है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को मुख्तलिफ़ कामों में असिस्ट कर रहे होते हैं, उनकी शॉप्स पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ 2 से 3 घंटे की इंगेजमेंट है जिससे उसकी तालीम पे हर्ज नहीं हो रहा, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, वो मेंटली स्टेबल है, उसकी सोशल इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे असर नहीं हो रहा, तो ऐसे काम हम बच्चों को और जो उनके सीखने में, उनको डिसिप्लिन करने में मददगार होते हैं उसकी ममानियत नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा पेशा, हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन जैसे कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है, जो कि जिसमें बच्चा 24 घंटे के लिए पाबंद है, वो कहीं निकल नहीं सकता। और आपको पता है ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो हैं बेबी सेटिंग्स का, घर के कामों और सफाई के लिए इंगेज किए जाते हैं, जो कि अपेरेंटली वालिदैन को यही बताया जाता है कि वो शायद इतना ही काम करेंगे, लेकिन दर हकीकत उनसे कई सौ गुना काम लिया जाता है, उनको तालीम से महरूम कर दिया जाता है। तो हम काबू कैसे पा सकते हैं? यकीनन कि हमें ऐसे सोशल सेफ्टी नेट्स के साथ ऐसी फैमिलीज़ और बच्चों को लिंक करने की ज़रूरत है कि पावर्टी और उनकी इकनॉमिकल एम्पावरमेंट पे काम किया जा सके। और अगर हमें लाइट वर्क की इजाज़त भी दे रहे हैं और जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको एक कंड्यूसिव और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी वहाँ पे कहीं बेहतर करने की ज़रूरत है। और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ऑफ लॉज एंड पेनल्टीज़ ये इसका हल है। और द ओनली की इज़ एजुकेशन। अगर हम बच्चों को तालीम में इन्वॉल्व कर लेंगे, 16 साल से कम उम्र के तमाम बच्चे स्कूलों में होंगे, तो वो यकीनन इस डोमेस्टिक लेबर से, डोमेस्टिक लेबर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया की मैंने देखा है कि इस हवाले से बड़ी कैंपेन होती हैं जो बड़ी इफेक्टिव होती है। सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो हम देखते हैं, आपने जो जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में, अब मैं खुद गाँव गया, मुझे वहाँ पे किसी शख्स ने या 2-3 ऐसे बंदों ने रब्ता भी किया कि आप हमारे बच्चे जो हैं वो लेके जाएं, इस्लामाबाद में बड़े अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, या आप अपने पास भी रखें। तो उनको कायल करना कि बच्चों से मुशक्क़त करना, मेहनत करना, इनके साथ इनकी शख्सियत को बिगाड़ना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है। वालिदैन को कैसे कायल करेंगे? क्योंकि आपकी बात, जिस तरह आपने शुरुआत में बात की कि गुर्बत इतनी ज़्यादा है, मजबूरी इतनी ज़्यादा है,
तो इनको कायल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट वहाँ से पीछे से वालिदैन का भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, काम नहीं कर रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, इस पर क्या कहना चाहिए? बेसिकली जी क्योंकि हमारा जो है एक तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, शऊर नहीं है हमें इस हवाले से, और मिसपरसेप्शन जो प्रिवेल करती है जिसमें हम यही समझते हैं कि शायद अगर बच्चे चाइल्ड लेबर करेंगे या डोमेस्टिक लेबर में इन्वॉल्व होंगे तो हम शायद पॉवर्टी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर जो भी कोई बच्चा है, वालिदैन को ये समझाने की ज़रूरत है जो कि इस किस्म की वर्किंग कंडीशंस में रहेगा। और आपको पता है कि अब चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को जदीद गुलामी की एक शक्ल करार भी दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, उन्हें डिप्राइव रखा जाता है एजुकेशन से, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, जबकि वो सेक्सुअल अब्यूज़ के भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्क हाई है। और देयर आर मैनी केसेस रिसेंटली रिपोर्टेड जिसमें आपने देखा कि बच्चों की जान तक ले ली गई। तो ये मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने 25A आर्टिकल की अगेन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दें और वालिदैन जो है उनका एक्सेस हो, वो बच्चों की तालीम को अवेल कर सकें और उनको ऐसे सोशल सेफ्टी नेट से लिंक किया जाए जो उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। बिल्कुल ठीक है साहिबा, ये बहुत ज़बरदस्त एक टर्म है और जदीद गुलामी की टर्म जो यूज़ आपने की है, बच्चे जो हैं हर एक को ज़बरदस्त है इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए। सो मच। इस्लामाबाद में मौजूद थी और सर जो कैंपेन इन्होंने चलाई है और जिस तरह से वो रन कर रही हैं, अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। लेकिन हम सभी को भी अपना एक किरदार अदा करना है ताकि हम लोग भी इस चीज़ को बेहतरी की जानिब लेके जा सके। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या है खूबसूरत एजाज़ जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था और अब वो टाइम आ गया है सईदा अनीला से आपकी मुलाकात हमने करानी है आज गुड मॉर्निंग पब्लिक पे। और अल्लाह के 99 नामों पर 99 हमदे लिखने का एजाज़ जो है वो इनको हासिल है। और यही नहीं बल्कि इटली से इनको नेशनल स्पेशल पीस अवार्ड मिला है। इसके अलावा बहुत सारे एक अवार्ड की लंबी लिस्ट है इनके पास जो कि इनको इसी सूरत में मिली है। तो हम इनसे ही जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा अवार्ड है। अनीला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने बीच पाके। ये बताइएगा कि कब से लिख रही हैं और कब से शुरू किया और कब इसे मुकम्मल किया? मैं आपको जर्नी अपनी बताऊं तो मैं अपने बचपन से लिख रही हूँ। मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये स्टार्टिंग इस तरह से हुई कि मेरी ग्रैंडमदर की अचानक डेथ हो गई। तो मुझे बस मैं उनसे स्टोरी सुनती थी और उसे सुन सुन के मेरे अंदर भी जो एक राइटर होते हैं ना, वो मेरे अंदर पैदा हो गया। तो उसके बाद से मैंने अपने बचपन में सूफिया किराम की किताबें पढ़ी। मैंने बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा, मैंने पीर वारिस शाह को पढ़ा। तो फिर जब मैंने सूफियाना शायरी पढ़ी, मेरे बचपन में मेरे वालिदैन की तरबियत का असर था कि मैं 10 साल की उम्र में मौलाना रूमी के नाम से वाक़फ़ हो गई थी। मैं दाता साहब से वाक़फ़ हो गई थी। मैंने काशफुल महजूब पढ़ ली थी। मैंने अरबी लिटरेचर पढ़ा। तो बस वहीं से पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि लिखना भी चाहिए। 99 नाम जो हैं इनके बारे में सूफिया ने, बुजुर्गों ने ये कहा हुआ है कि इनको अगर याद भी आदमी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इनके मुख्तलिफ नाम अल्लाह ताला के जो हैं जो लेके वो मुख्तलिफ वजीफ़े पढ़े जाते हैं, मुख्तलिफ दुआएं की जाती हैं, तो उसका भी बड़ा। तो 99 तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब 99 का फिगर आपने कितने अरसे में पूरा किया? फिर मैं आपको बताऊं कि इस काम का जो आगाज़ है वो किस तरीके से हुआ था। क्योंकि मैं शुरू से सूफियाना चीज़ों की तरफ मेरी जो तबीयत है वो माइल है। तो एक दिन यूं ही 2 साल पहले अल्लाह ताला के नामों पर हमदे लिखने से 2 साल पहले क्या हुआ था कि मुझे दीवारों पे कुछ लिखा नज़र आने लगा था, जागते हुए बिल्कुल मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे कुछ लिखा हुआ है। तो फिर मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें कि मैंने देखा कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, ये जो आयत मुबारका है ये मैंने आसमानों पे लिखी हुई देखी। उसके बाद इस चीज़ का आगाज़ हुआ और ये तकरीबन मैंने 1.5 से 2 माह के अरसे के दौरान। अच्छा, ये आपकी सोच होती है सर, तख़य्युलात होते हैं ना जो आप सोचते हैं वो फिर ख्वाब में और रियल लाइफ में आप उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि बहुत कम अरसे है सर, 2 साल में अल्लाह के 99 नामों पर 99 हमदे लिखना। 2 साल नहीं, 2 मंथ में तकरीबन मैंने। अच्छा सर, उससे भी कम टाइम है। ऊपर से फिर अनीला की उम्र भी बहुत कम है।
हाँ माशाल्लाह अभी बिल्कुल नौजवान है। ये बताइए कि इसमें शायरी का बहुत दखल है। बिल्कुल। तो शायरी के लिए बड़ा वजन में होना, और वो शायरी कहाँ से सीखी पर? आपको ये मैं बताऊं कि मैं जितनी भी शायरी करती हूँ, ये जो मेरी हमदे हैं ये उस तरह से इल्मे उरूस वाली शायरी नहीं है, क्योंकि मैं नसर निगार शायरा हूँ। अच्छा। और ये जो मैंने हमदे लिखी है ये मैंने नसर में लिखी, नसरी नज़्म लिखी है। नसरी हमदे लिखी है मैंने। ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आपके अंदर का भी अमल दखल बड़ा होता है। आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे जो सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है, मुझे जो लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ क्यों बख्शा, वो इस वजह से क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे 2 साल से अल्लाह ताला के कुछ इस माह मुबारक का विरद बताया हुआ था, तो वो मैं पाबंदी से कर रही थी। और जब उन्हें करते हुए 2 साल हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे लिया। अच्छा, अवार्ड्स की सर अगर बात की जाए तो लंबी लिस्ट जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेशल पीस अवार्ड आपको इटली से मिला, इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो ये वहाँ जाकर आप रिसीव करती रही हैं या किस तरह से आप स्पीचेस भी होती होंगी, बुलाते भी होंगे, ये एक्सपीरियंस किस तरह का? मेरा ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और ज़्यादातर तो मुझे अवार्ड्स वगैरह जो है वो तब मिले जब कोविड का सीज़न चल रहा था, तो उस वजह से मेरी फ़िज़िकली तौर पे वहाँ पे जाके रिसीव करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वजह से जो बाहर का मीडिया है उसने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम सुने आपसे कुछ हमदे, कुछ हमें बताइए अस्माए हसना जो हैं वो उनके बारे में, कि उनकी क्या बरकत है, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये ज़ाहिर आप पढ़ी हैं तो लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि हर इंसान को, हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो रोज़ाना इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, कि रोज़ाना विरद के तौर पे जो है, मैंने कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने अल्लाह से मांगा हो और अल्लाह ताला ने उससे जो है खाली लौटाया। और जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हम लोग में से हम देखिए, हम जब किसी को अच्छे नाम से पुकारते हैं तो किसी को कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब हम लोग अल्लाह ताला को उसके अच्छे नामों से पुकारते हैं, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है अर्रहीम, तो जो अर्रहीम है वो देखिए वो अरबी के मुताबिक अगर हम देखें तो रहम से भी निकला हुआ लगता है। तो ये दोनों जो नेम है आपस में मुमासलत रखते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जैसे माँ की शफकत होती है ना बच्चे के लिए, और वो बच्चा जो है माँ के रहम में जाके परवरिश पाता है, तो इस तरह अल्लाह ताला उससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो इंसान के लिए रहीम और शफकत वाला है। तो नाम तमाम आपको जो भी परेशानी है उसके लिए अल्लाह ताला के जो नाम है उनका रोज़ाना पढ़ना बहुत मुफीद है आपके लिए। 99 के 99 मैं खुद पढ़ती हूँ। अच्छा। आज भी मैं पढ़ के आई हूँ। अच्छा, और मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा है कि जब मैंने कभी कोई नाम कोई कहीं पे मैंने कोई चीज़ कर रही हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मैं अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं वो पढ़कर दुआ करती हूँ। अच्छा नीला, ये बताइएगा, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम बड़ा आसान, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा दीन है। आप 99 नामों की बात करिए जो कि पढ़ना तो सर बोनस की बात है, लेकिन अगर आप किसी एक का भी जिक्र रोज़ाना कर लें तो अल्लाह को उसके नाम से पुकारना और पुकार कर उससे दुआ मांगना, इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन ये एजाज़ तो चले आपको हासिल है। अब मज़ीद आप इस हवाले से क्या समझती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? अगर अल्लाह के 99 नामों पर आपने हमदे लिख ली हैं तो आगे नातें आजकल बहुत लोग लिखते हैं, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, और ये बहुत अब देखते हैं अभी 12 रबीउल अव्वल का महीना भी है, कितना लोग एक सहर तारी हो जाता है आप पे। तो मज़ीद आगे क्या प्लान है, किस तरह से इसे लेके चलेंगी? मैं देखिए, मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलूँगी। और मैंने अल्लाह ताला के जो नाम थे, जब मैंने उन पे हमदे लिखी तो अल्लाह ताला ने जो एक चीज़ मुझे सिखाई वो ये थी कि इंसानियत से मोहब्बत करना। तो मैंने अल्लाह के नामों पर काम करके इंसानियत से मोहब्बत का जो दरस है वो सीखा। और मैं फ्यूचर में भी यही चाहती हूँ कि मैं जो नौजवान बच्चियाँ हैं पाकिस्तान की, देहात की जो स्पेशली बच्चियाँ हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं नौजवान नस्ल को इस्लाम की तरफ लेके आना चाहती हूँ कि ये कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। आप जितना काम कर सकती हैं आप उतना कर लें, आप जिस दर्जे पर रह सकती हैं आप उस दर्जे पर रह लें। और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जहाँ तक बात है तो मैं समझती हूँ वो जैसे कहती हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करना
आसान बात है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलम उठाना पुल सिरात पर चलने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे ये अंदेशा होता है कि अब इंसान इजीली अल्लाह ताला पर लिख सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखते हैं तो फिर अदब से है बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। हरमीत छोटी सी बच्ची है सैयदा अनीला, और बातें भी इतनी प्यारी प्यारी कर रही हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं अनीला को बड़ा सुन रहा था और बड़े कमाल का काम उन्होंने किया, कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है, और इसमें लिखना और शायरी करना या हम लिखना इंतहाई मुश्किल काम है जब आप, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और जो दिलचस्पी उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मज़हब के साथ। आपसे जानना चाहूँगा अनीला, बहुत हम शायरों को देखते हैं, बहुत सारे लिखारियों को देखते हैं, उमूमन ये होता है कि या तो तन्हाई में या वो रात को अक्सर अल्फाज की जो आमद है वो ऐसे ही होता है कि आमद शुरू हो जाती है और कलम बंदा उठा के या उसको ये चीज़ें आप किस तरह लिखती हैं? क्या ये आमद आपकी, जिस तरह मैंने बयान की दीगर शायरों की तरह, कि आपके साथ भी यही होता है कि तन्हाई में बैठ के या रात अंधेरे में आप अकेली सोई हैं और इस किस्म के अल्फाज आ जाते हैं? किस तरह लिखती हैं आप? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में मुझे सराहा, इससे मेरा बहुत हौसला बुलंद हुआ। मैं लिखने के हवाले से मेरे साथ आमद वाला सिलसिला है, और मैंने एक बाकायदा अपना टाइम भी रखा हुआ है। मैं रोज़ाना 2 घंटे पढ़ती भी हूँ, और रोज़ाना डेली मेरी रूटीन में ये शामिल है कि मैं मॉर्निंग के औकात में लिखती हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं सो रही होती हूँ और मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरे ऊपर अल्फाज उतरना शुरू हो गए हैं, तो बस मैं सो रही होती हूँ तो फ़ौरन उठ के बैठ जाती हूँ, और उसी वक्त जब जहाँ पे आमद हो जाती है मैं वहीं पे उसे नोट कर लेती हूँ। अच्छा, स्टडीज के लिहाज से कुछ सुनाइएगा, मतलब अभी हमारे लोगों को में बेताब होंगे लोग सुनने के लिए। जी, तो मैंने पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कम उम्र तरीन हाइको पे नस्री शायरी लिखने का भी मुझे एजाज़ हासिल है। तो मैं जब अपनी स्ट्रगल कर रही थी, तो थैंक यू, तो जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी, मुझे कुछ इतना ही ज़्यादा मेरे काम को भी एक्नॉलेज नहीं किया गया था, तब मैंने एक हाइको लिखा था जो आपको सुनाती हूँ। हार को भी तो हराया जा सकता है, हार को भी तो हराया जा सकता है, नहीं मुकद्दर में कामयाबी तो क्या हुआ, मुकद्दर रब से नया भी तो लिखवाया जा सकता है। क्या बात है, गुड वन, गुड वन, माशाल्लाह। अच्छा, और 99 नामों के ऊपर कोई चीज़ है ऐसी जो जहन में हो, उनमें से किसी नाम के ऊपर? मैं आपको बताऊं कि मुझे उसमें 2 लाइनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो पसंद है, कि मैंने जो अल्लाह ताला का एक नाम है अल-तव्वाब, अत-तव्वाब, के बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, तो उसमें जो एक शुरू की एक लाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई किसी बहाने से उसके दर पर आए तो सही, कोई किसी बहाने से उसके दर पर आए तो सही, कोई किसी बहाने से उसे अपना दुख सुनाए तो सही, तो फिर देखिए वो परवरदिगार किस तरह पहनाता है इज्जतों के ताज। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आपने जैसे बताया कि मुस्तकबिल में भी आपकी यही रूटीन चलेगी इंशाल्लाह ताला, तो इसके अलावा आपने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा है? बिल्कुल। क्या करती हैं मतलब? मैं उर्दू लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके अलावा मुझे नफ्सियात में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलमा भी हूँ, सूफियाना कुतब पढ़ती भी हूँ और मुख्तलिफ कोर्सेज करती भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 5000 से ज़ायद बच्चियों को मुफ्त कुरान पाक की तालीम दी है, और मैं तर्जुमा तफसीर किया हुआ है। मेरी रग़बत इस तरफ है कि मैं जो आजकल की बच्चियाँ हैं उन्हें अपनी तरफ से जितनी मैं कोशिश कर सकी तो मैं उन्हें इस्लाम की तरफ लेके आऊँ। अच्छा, इसके लिए आप क्या चाहती हैं? देखिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो अगर आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं तो यकीनन वहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, और वहाँ के माँ बाप को, वहाँ के वालिदैन को इस बात का ज़्यादा खदशा होता है कि ये गैर मुस्लिम मुल्क है, तो यहाँ पर हमने बच्चों को इस्लाम ज़्यादा सिखाना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं, आलिमा के तौर पर भी या कुरान पढ़ाने के तौर पर भी।
ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती हैं, कोई इदारा बनाने का प्लान रखती हैं, या इस तरह से बच्चों को जो सिखाती हैं वो किन किन प्लेटफॉर्म्स और फोरम के थ्रू सिखाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने कुछ अर्सा पहले ही अनिला ताला फाउंडेशन के नाम से अपनी एक NGO की बुनियाद रखी और मैं उसके थ्रू ये सारा काम कर रही हूँ। मैंने अब तक 1000 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जो लोग फिज़िकली हमें ज्वाइन नहीं कर सकते थे, हमने उनके लिए फ्री ट्रेनिंग सेशंस रखे और उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज़ के तरीके से हमने सिखाया और इसलिए जो है वो जी जी इसलिए हमने सिखाया और वो अब माशाल्लाह से काम कर रही है और मैं इसी हवाले से काम करना चाहती हूँ कि वो भी इस चीज़ को हमारी नेक तमन्नाएं अनिला के साथ। अनिला बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये एजाज़ आपको हासिल है। हमारी तरफ से बहुत से जश्न, खुश रहें, सलामत रहें। आपके आने का बेहद शुक्रिया। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शदीद गर्ल्स ओरिएंटेड किस्म का ये टॉपिक है, लेकिन अब ये मेकअप होना कैसा चाहिए और आम रूटीन में कैसा होना चाहिए, नो मेकअप लुक्स में कैसा जाना चाहिए, सर्दियों का मेकअप कैसा होना चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब वो स्क्रीन के सिर्फ जो हमें लड़कियाँ देख रही हैं, हम आज इन सारे सवालों के जवाब लेंगे शुमाइला से। शुमाइला अली राजा हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट है। इन्हें आज के शो में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली मेकअप के बारे में आजकल इतनी मिथ्स हैं, इतने मार्केट में ट्रेंड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है पीपल गॉट कंफ्यूज सम टाइम। हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर हमने मिनिमल और बिल्कुल हमने नो मेकअप लुक में जाना है तो सर्दियों में कैसा मेकअप होना चाहिए, आप कैसे सजेस्ट करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जब एज अ मेकअप आर्टिस्ट या फिर अगर आप बात करें कि जूनियर मेकअप आर्टिस्ट हो गए या जो बिगनर्स हैं मेकअप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम स्किन प्रेप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होना है। उनको स्किन को किस तरह हम प्रेप करें। इसके स्किन प्रेप जैसे कि ड्राइनेस आजकल है, तो अब जी कल रात को जैसे मैं एक मेकअप करी थी, ड्राई स्किन थी उनकी, तो पहले हमने उनको क्लेंस किया। क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्किन, एक तो ये कि स्किन में से डस्ट भी निकल जाती है और सेकंड ये होता है कि जो स्किन के सेल्स हैं वो रिजुवनेट हो रहे होते हैं, हाइड्रेट होते हैं। तो जब आपका मेकअप जब आप कर लेते हैं तो फ्लॉलेस ज़रा मेकअप आता है, ज़रा अच्छा मेकअप लुक आता है। और जो आपका सवाल था कि स्किन का जो आजकल जो ट्रेंड है, आजकल वही अच्छा आजकल ना बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो वीडियोस देख के सोशल मीडिया, जी मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए, कोई खास स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादातर है वही आप वाली बात के बहुत लाइटर टोन में जा रहे हैं, ब्रॉन्ज के अंदर जा रहे हैं। और आइज़ का मेकअप अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो लिपस्टिक को डार्क कर देंगे। अगर लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाइट न्यूड शेड है तो आपको आइज़ को इन्हेंस करना है। तो ये चीज़ आजकल ज़्यादा अच्छा देखिए, आजकल मुझे लगता है ख़वातीन या लड़कियां बड़ी बाशऊर हो गई हैं, मतलब मेकअप के एतबार से बाशऊर हो गई हैं, या आम आवाम भी बड़ी सियानी हो गई है, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमें यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में है, हरमीत आपने भी देखा होगा, सेलिब्रिटीज़ आजकल जो शादियाँ करती हैं वो तो बिल्कुल आपने देखा होगा नो मेकअप में चली जाती हैं, बिल्कुल मेकअप मुँह पे होता ही नहीं है, लाइट होता है मेरे ख्याल में कि वो पता ही नहीं चलता। उसे कहते हैं नो मेकअप लुक, नेचुरल अंदाज, उसे कहते हैं नो मेकअप। अच्छा, अब नो मेकअप में मेकअप तो यूज करना है, ये जरा समझाएं कि नो मेकअप हमने लुक में जाना है और हमने मिनिमम मेकअप करना है लेकिन मेकअप यूज भी करना है। अच्छा, ऐसा होता है कि अब जैसे जो आपकी सेलिब्रिटीज होती हैं उनको मेरे ख्याल में इतना वो काम कर चुकी होती है, उनको पता होता है कि मेरी जो अंडरटोन है उसके साथ कौन सा फाउंडेशन सूट करता है। बिकॉज अब होता क्या है कि जब आप अपने अंडरटोन के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा फेयर टोन में चले जाते हैं तो फिर आपकी जो बेस होती है वो ग्रे होना शुरू हो जाती है। जो आम जिनको मेकअप का कुछ ज़रा कम सेंस मतलब होता है, मैं नहीं कहती, लेकिन कम सेंस होता है, तो उनकी जो फाउंडेशन है स्किन ज़रा ग्रे होना शुरू होते हैं। लेकिन जो अब सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रीटमेंट्स इतने अच्छे आ गए हैं, जिसमें जैसे हाइड्रा फेशियल है, वो अगर आप स्किन हाइड्रेट करता है, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन के अंदर जाके आपको सीरम्स पेनेट्रेट होते हैं। जब सीरम्स पेनेट्रेट होते हैं तो डेफिनेटली जो स्किन के अंदर
सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर होती है वो सारी हाइड्रेट होती है, तो ऑटोमेटिकली ना स्किन के अंदर एक ग्लो भी आता है। और उसके बाद वो यही है कि फिर आप हल्का सा लाइट सा मेकअप कर लेते हैं तो एक लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये है। अच्छा, नो मेकअप की चलिए हमने बात कर ली, आप स्किन प्रिपरेशंस की बात कर रही थी कि अपनी स्किन को बेसिकली मेकअप करने से पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कितना नुकसानदेह होता है सर्दियों में कि बगैर मॉइस्चराइज किए आप अपनी स्किन पे बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर लेते हैं? वो तो फिर स्किन के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाती है और फिर फाउंडेशन फटेगा, कुछ भी कर लें। वो जो कहते हैं ना कि एक जब आप पसीना तो खैर नहीं आता, लेकिन फिर ये है कि कहीं तो पसीना आएगा तो फाउंडेशन बेस फट जाए। क्या यूज करना चाहिए बिफोर मेकअप? अच्छा, एक तो सबसे पहले बहुत अगर घर के अंदर ख़वातीन जो यूज़ करती हैं वो ये सिंपल आप कोई भी क्लेंजर ले लें या अपना सिंपल वैसलीन के साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, कोई भी क्रीम जो नॉर्मल है उसका क्लेंस कर लें और फिर मुंह ना धोएं, क्योंकि फिर स्किन के अंदर से जो भी आपके जो कहना चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस जो चीज़ होती है वो निकल जाती है। हल्का सा क्लेंस करके उसके ऊपर आप प्राइमर यूज़ करें और फिर वो जो स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशंस की प्रोसेस होता है उसको फॉलो करें और फिर। अच्छा, एक ज़माना था शुमाइला, आपको पता होगा, बहुत केकी लुक्स होती थी ना आपकी ब्राइड्स की। अब चूँकि आजकल सीज़न है, इस मंथ में और अगले आने वाले 3 महीनों में बहुत सारी शादियाँ हैं, तो ब्राइड्स को आजकल चाहिए होता है वो मेकअप जो वो कोई पिक्चर ले आएंगी आपके पास, शुमाइला मुझे ये मेकअप चाहिए और मुझे यही चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टोन कैसी है, उसके मुताबिक आपने जाना है। कितना मुश्किल हो जाता है बाज़ को कन्विंस करना। कुछ लोग होते सामने रंग के लेकिन उन्हें गोरा मेकअप चाहिए होता है। आजकल टैन मेकअप बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, जो गोरा बंदा है वो भी टैंग मेकअप में जाता है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, वो यही है कि जैसे एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको एक तो 3 किस्म के जो एक स्किन की क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें आपका डस्की भी आ गया, फिर आपका वेरी फेयर एंड फेयर टोन। अगर डस्की टाइप स्किन होती है तो उसमें आपको वही देखना है कि एक टोन ऊपर का फाउंडेशन लगाएं ताकि स्किन के साथ मैच करे। वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत केकी वाला लुक ना आए। उसमें ये है कि कोशिश किया करें जो भी आप यूज़ करें उसमें बहुत लाइटर टोन, जैसे अगर आपका एक तो कलर करेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। कलर करेक्टर या कंसीलर आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके डार्क सर्कल्स होते हैं और कुछ ऐसे निशानात होते हैं स्किन के जिसको आपने छुपाना है, तो वो कलर करेक्टर या आपका कंसीलर वो उसको छुपा देता है। कलर करेक्टर के अंदर कोशिश करें कि अगर आपका फेयर टोन है तो कोशिश करें उससे एक टोन थोड़ा सा ऊपर करके कलर करेक्टर लगा लें और उसके बाद फिर फाउंडेशन अप्लाई करें। अच्छा, ऑन स्क्रीन बंदे जो होते हैं, अब्दुर्रऊफ साहब को तो वैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आज ही हमने जिक्र किया था कि मेकअप की ज़रूरत है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्लोइंग स्किन और ऑन स्क्रीन फेस जो है ना वो अब्दुर्रऊफ साहब का सबसे अच्छा आता है, मेरे और हरमीत से भी अच्छा आता है। लेकिन हरमीत, आप और मुझ जैसे बंदों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है स्क्रीन पर आने के लिए, ख़ासतौर पर मुझे तो करना पड़ता है। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं कि सर्दियों में अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शुमाइला से पूछ लें। मैं तो जाहिर बात है कि आपकी बात दुरुस्त है कि हल्की फुल्की पफ जो है वो हम हजरात भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन सर्दियां हैं तो मैं सर्दियों के हवाले से सवाल करूंगा, क्योंकि मेकअप जारी बात है आपका डिपार्टमेंट है और आप उसमें स्पेशलिस्ट हैं। मैं और रऊफ साहब तो आपको सुनते रहते हैं और जो मेहमान होता है। लेकिन सर्दियों के हवाले से हम देखते हैं कि किस किस्म के लोशन जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रफ टफ हो जाती है स्किन जो है, ख़ासकर मर्द हज़रात की इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि शेव करनी, कुछ लोग जो शेव करते हैं उनको भी मसला होता है। हमारे जैसे दाढ़ी रखने वाले को तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा किस किस्म के लोशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? अच्छा, लोशंस तो आजकल माशाल्लाह मार्केट्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसमें मॉइस्चराइज़र आपका यानी मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो वो। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें सर्दियों के अंदर एक स्मॉल पैक, मेरे ख्याल में इट्स अ काइंड ऑफ हैक, कि एक स्मॉल मॉइस्चराइजिंग जो आपके पास एक कंटेनर में होता है वो आप छोटा सा एक बॉटल में डाल के अपने बैग में ज़रूर रखा करें कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, फटाफट आपने हाथ को कर लिया, हल्का सा आपने फेस को मॉइस्चराइज, स्पेशली वर्किंग विमेंस जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो रख लें तो ज़रा आसान हो जाता है। अच्छा, आजकल शादियों का सीज़न भी है साथ में, तो ज़रा उस हवाले से भी बताइए। बहुत ट्रेंड चेंज हो गए हैं और ट्रेंड्स के साथ कपड़े भी चेंज हो गए, कपड़ों के साथ कपड़ों के रंग के साथ मेकअप भी। तो फ़र्क आपको क्या लग रहा है और उसमें क्या सजेस्ट करेंगी ख़वातीन को आप?
अच्छा, आजकल तो वाकई में बहुत ज़्यादा, पहले भी जैसे बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब अभी भी मुझे लगता है वही वाला पुराना है कि वही सारा कुछ होता है, बट हम बहुत ज़्यादा अब डिपेंडेंट हो गए। वो डिज़ाइनर्स के कपड़े पहले वो होता था कि प्रॉपर, लेकिन वो उस वक्त भी मेहनत होती थी, मेरे ख्याल में अभी भी प्रॉपर मेहनत होती वैसी है, लेकिन डेफिनेटली ट्रेंड उस सेंस में चेंज हो गया है कि आप अपना आधा काम डिज़ाइनर्स को दे के बहुत अच्छा ज्वेलरी। अब ये है कि जहाँ तक कलर की बात है, कलर्स में आपके जैसे पहले वो एक रेड कलर का टोन हर होता था, लेकिन जी अब बहुत ज़्यादा लोग कलर व्हील्स को पढ़ना शुरू हुए हैं, कलर थ्योरी को पढ़कर फिर जो डिज़ाइनर्स हैं या जो भी लोग हैं आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया में भी लोगों ने इतना अच्छा कर दिया कि कलर थ्योरी जैसे रेड के साथ अब फिर वो ग्रीन का, क्योंकि वो रेड कलर कॉम्प्लीमेंट करता है ग्रीन को, तो इसी तरीके से वो रेड के साथ ग्रीन का हल्का सा कोई भी चाहे तो गोल्ड किसी तरह गोल्ड में ले आएं, या आपके कहते हैं ना किसी डिज़ाइन में डिज़ाइन एलिमेंट आ जाए, या इस तरह का ज़रूर करते हैं। वरना पहले बस ये था कि रेड बहुत ज़्यादा होता था। अब भी वही बात है कि जब हम मेकअप कर रहे हो तो डिपेंड करता है किस तरह का क्लाइंट है। अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि बहुत हमें बहुत मिनिमल और लुक चाहिए, बहुत ही डुई सा कर दें बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग बहुत सटल मेकअप डिमांड करते हैं। अच्छा, बीइंग ब्यूटी एक्सपर्ट, आपको पता है मैटर करता है, ये कहते हैं कि आपकी पूरी लुक निकलती है सिर्फ हेयर से, मतलब आपके हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए। ब्राइड्स की अगर हम बात करें या डेली रूटीन की भी बात करें तो हम स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उसके रिप्लेसमेंट पे आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आप एक्सटेंसो है मार्केट में पता नहीं कैरेटन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये हेयर स्टाइल्स पर आप क्या कमेंट करती हैं? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, मैं खुद भी हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ, तो मुझे ये होता है कि डेफिनेटली हेयर तो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपके हेयर ख़राब है ना तो बिल्कुल एवरीथिंग इज़ लाइक मेकअप अच्छा हुआ है तब भी आप बुरे लगते हैं। हाँ, बुरे लगते हैं। हेयर इसमें ये है कि जैसे मार्केट में आजकल जो अक्सर ये बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं कुछ सैलून्स में भी कि एक्सटेंसो एंड केराटिन दोनों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ट्रू, अगर कोई केराटिन मांग रहा है तो प्लीज़ उसको केराटिन ही करें, और जो एक्सटेंसो मांगता है उसको एक्सटेंसो ही करें। फ़र्क क्या है इन दोनों में, यही बता दें। अच्छा, केराटिन इट्सेल्फ इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो बालों में नरिशमेंट आपको चाहिए होती है, बालों में विटामिन ई जैसे स्किन में चाहिए, विटामिन ई बालों में चाहिए होता है, वो आपको आपका इट्स अ केराटिन ट्रीटमेंट। इसके अंदर कुछ डिपेंड करता है, ऑयल भी होते हैं, आर्गन ऑयल्स इसके केराटिन ट्रीटमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे वाले। उससे बाल आपके स्ट्रेट हो जाते हैं? स्ट्रेट तो होते हैं जी। एक्सटेंसो इट्स बेसिकली वो बालों का बॉन्ड तोड़ के बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देता है। ओके, जिनके कर्ली हेयर्स हैं उनकी डेड स्ट्रेट हो जाती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? डिपेंड करता है आप किस तरह की उसका ख्याल कर रहे हैं। बाल वैसे तो ये आराम से 6 to 7 months आराम से आपके डेड स्ट्रेट रहते हैं अगर आप प्रॉपर अच्छा शैम्पू, अच्छा मास्क, अच्छा कंडीशनर यूज करते हैं। मतलब आफ्टर यूजेज, आफ्टर एक्सटेंसो या केराटिन भी आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एहतियात के तौर पर करनी पड़ती हैं, जैसे हेयर मास्क हो गया। जाते जाते ये बताएगा देखने वालों को कि हर दफ़ा आपने कहीं बाहर जाना हो या अगर मैंने ऑन स्क्रीन आना है तो मैं बेस यूज़ कर रही हूँ, आपने कहीं जाना है तो आप बेस यूज़ कर रही है, लेकिन आम रूटीन के लिए आजकल बीबी क्रीम्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है जो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी काफ़ी अच्छी हैं। आप क्या सजेस्ट करती है अगर आप बेस की तरफ नहीं जा रहे, फाउंडेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो आपको नॉर्मल और मिनिमल अप्लाई क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाएं, और बीबी क्रीम बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें ये है कि आपको एक, वो कहते हैं ना एक टिकट में 3 मज़े हो जाते हैं। उसमें आपका फाउंडेशन भी आ जाता है, फिर उसके बाद हल्का सा उसमें मॉइस्चराइज़र भी होता है, और सेकंड ये है कि SPF भी आ जाता है। तो इसलिए आप तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, तो आप कवरेज भी अच्छी दे देता है बीबी क्रीम बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोपहर में अगर जाना है तो बीबी क्रीम बहुत अच्छी कवरेज भी देती है। ये गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा कहते हैं सन ब्लॉक मतलब यूज़ किया जाए, तो क्या सर्दियों में भी यूज होना चाहिए? जी, सर्दियों में बिकॉज हमारी लाइट्स और कौन सा हो फिर, मतलब इतनी कंपनियां हैं, आदमी खड़ा होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली किसका आप सजेस्ट करती है? मतलब ऑब्वियसली हम नाम तो उस तरह से इंडोज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएगा कि सन ब्लॉक पे एक मिथ भी है कि आप सिर्फ धूप में जा रहे हो तो आपने सन ब्लॉक नहीं लगाना। अगर हम अंदर बैठे और कहीं से सूरज की रोशनी आ रही है, मतलब वो रोशनी भी विटामिन डी या कोई भी आप विटामिन की बात करें, तो सन ब्लॉक आप अगर अंदर भी रह रहे हैं तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। क्या ये बात सच है या सिर्फ बाहर जाते वक्त सन ब्लॉक अप्लाई करें? नहीं, आप बिकॉज आपका लाइट्स आपकी होती हैं,
जो आपके घर में लाइट्स हैं, येलो लाइट्स है, वो भी एक फैक्टर उससे प्रोटेक्ट करते हैं। वो भी प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए। फिर आप अगर घर में खाना बना रहे हैं या आप एक किचन में तो आप जाना ही होता है लेडीज़ का, कुछ भी कर लें, आपके मेड्स हों कुछ भी हों, फिर भी आपने एक सेक्शन तो थोड़ा सा देखना होता है। तो इसलिए लगाना सुबह में सबसे पहले उठ के आपको स्किन जो 3-4 चीज़ें हैं वो प्रेप करके फिर आप अपना सारा दिन फारिग हैं, फिर आप रात को फिर एक दफ़ा पूरा स्किन का जैसे उसको क्लेंस करके स्क्रब करके और फिर आपका जो नाइट बिफोर बेड ये रूटीन अगर आप करें तो आपकी स्किन हर सीजन में अच्छी रह सकती है। शुमाइला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बड़ी अच्छी टिप्स आपको दी हैं। स्किन बड़ी अहम है और वक्त रहते ही इसका ख्याल करना शुरू कर दें, वरना जब बूढ़े हो जाएंगे या बूढ़े होने की तरफ जाना शुरू करेंगे तो फिर कोई हल नहीं है इस चीज़ का। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।